हेलो एवरीवन। ये हमारा इन्वायरमेंट का सेकंड पार्ट है। जो करंट अफेयर्स को लेके सारे के सारे अपडेशंस हैं वो उसी सीरीज़ के क्रम में दिस इज़ द लेसन नंबर 2। और यहाँ के इस लेसन में जिसमें भी जितने भी स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग कर रखा है, चाहे वो मेरे कोर्सेज किए हों या फिर कहीं और किए हों या इसके अलावा बुक्स अगर कवर की हैं, तो उसमें कुछ एडिशंस हैं जो साथ साथ आपको करने की ज़रूरत होती है। इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोग एक्चुअल में जो बात करने वाले हैं वो 23-24 के एग्ज़ाम्स के हिसाब से जितने भी एग्ज़ाम्स इस साल जा रहे हैं, होने वाले हैं, जो आप जा रहे हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए, वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस और सबमिट्स और प्रोटोकॉल से जुड़े हुए लेक्चर्स हैं, मतलब जो करंट अफेयर्स हैं उनके जुड़े जो लेक्चर्स हैं, वो सारे के सब पार्ट इस लेसन नंबर 2 में हम कवर कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। आप मुझे पूर्वांचल एस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आप जाके टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ ले सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं, और यहाँ पे आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस भी आपको फ्यूचर में मिलते रहते हैं। यानी साइंस और इन्वायरमेंट से जुड़े जितने भी करंट अपडेट्स हैं या यूपीएससी के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ मैं लगातार देता रहता हूँ। इसके अलावा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब्स, इन सब जगहों पर भी मैं आपको उपलब्ध मिल जाता हूँ। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप पूर्वांचल इस ऐप पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक में आपकी जो नॉलेज है उसमें कुछ और एनरिचमेंट की ज़रूरत है, कहीं आपको आपकी लैकिंग हो रही है, कोई कॉन्फिडेंस हो जिस विषय में नहीं बन रहा, या इस विषय को समझने में किस तरीके से इस विषय को करना होगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ जाकर पूर्वांचल इस ऐप पे ले सकते हैं। ये वो सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो मैं आपको किसी भी वीडियो की शुरुआत में आपको देता हूँ। अब हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस और समिट्स के साथ अगर कोई प्रोटोकॉल्स हैं। फ़िलहाल ये अगर आपके पास बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3, उसमें जो चैप्टर है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, समिट्स और प्रोटोकॉल्स है। फ़िलहाल ये सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, इसका कोई एक लय नहीं है, मतलब एक सीक्वेंस नहीं है, जो जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। इन चीज़ों को मैंने एक पूरे फ्लो चार्ट्स के साथ समझाने की कोशिश आपको स्टैटिक पार्ट में किया है। इसमें बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, इकोनॉमिकल बॉडीज़ हैं जो डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए उनको सपोर्ट करती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग एक साथ ही कवर करेंगे। गॉट इट? सो हाइए आगे बढ़ते हैं। पहला एक इंफॉर्मेशन है जो अपडेट्स में है। 50 ईयर्स स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के पूरे होते हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हम मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि ये यूएन की तरह से एक पहला इनिशिएटिव है जहाँ पर यूएन कहता है कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ करना होगा, और 1972 में एक ऑफिशियल एक पहला कन्वेंशन, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जो स्टॉकहोम के नाम से होता है, और ये 2022 में उसके 50 साल पूरे होते हैं। 2023 के प्रीलिम्स के पेपर में ये क्वेश्चन स्टॉकहोम से जुड़ा आपके पेपर में आ सकता है। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो होता है वो होता है 1972 में, और ये यूएन का कॉन्फ्रेंस है। जो मैंने बोला था यूएन द्वारा ही ऑर्गेनाइज़ किया गया कॉन्फ्रेंस का नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं क्योंकि ये स्टॉकहोम में ऑर्गेनाइज हुआ था। यह ऐसा पहला इनिशिएटिव है जो मैंने अभी आपको बोला है जहाँ पर वैश्विक लेवल पर यानी ग्लोबल लेवल पर इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस दिया गया। इसका जो थीम है, जिसके 50वें साल पूरे होने पर स्टॉकहोम 50 जिसे हम कहते हैं, इसका थीम रखा गया है हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पर जो स्टॉकहोम 50 का जो एजेंडा है, पता है इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा यही है कि हमें एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस वगैरह को शेयर करना होगा और विभिन्न तरह के ऐसे इनिशिएटिव्स लाने होंगे जो हमारे प्लैनेट्स को यानी पृथ्वी को बचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो कोविड में जो लॉस हुआ है, कोविड-19 जो पैंडमिक है, उसकी रिकवरी के लिए भी प्रयास करेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो इसका मेन एजेंडा है स्टॉकहोम 50 का। आपको बता दूं, स्टॉकहोम 1972 में जो ऑर्गेनाइज होता है, इसी स्टॉकहोम के बाद जाकर यूएनईपी लाया जाता है, यानी कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन का एक अंतर्राष्ट्रीय एक कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी जिसको आप कहते हैं, इसकी जो बैकग्राउंड है, इसका जो बैकग्राउंड है वह स्टॉकहोम ही तैयार करते हैं। तो देखो, अब स्टॉकहोम 1972 में होता है और 1972 में ही यूएनईपी लाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, स्टॉकहोम ही यूएनईपी के ओरिजिन के पीछे कारण है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में यूएन का पहला मेजर कॉन्फ्रेंस है, इस बारे में हमने आपसे पहले ही बात कर ली है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। 1972 में जब ये चीज़ लाई जाती है उस समय इसका थीम होता है
ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक ही पृथ्वी है, उसकी सुरक्षा पे प्रयास करना है। 122 कंट्रीज़ होते हैं टोटल जो शुरुआत में से अडॉप्ट करते हैं, तो दीज आर 122 कंट्रीज़ जो शुरुआत में करते हैं। इसके अंदर 26 प्रिंसिपल्स और साथ साथ एक एक्शन प्लान भी लाया जाता है। इन प्रिंसिपल्स के अंदर नहीं जाने, इनके अंदर कौन कौन से सिद्धांत थे, एक्शन प्लान क्या है, बट इनके नंबर्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से कुल 3 डायमेंशंस हैं, जिन 3 डायमेंशंस में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को स्पेशली काम करना था। पहला, किसी भी तरह से हमें इन्वायरमेंट में नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसको लेकर जो राष्ट्र थे, जो कंट्रीज थे, दे वर कम अंडर द इंक्रीमेंट, तो कहीं भी हमें इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। दूसरा, एक एक्शन प्लान लेना है। एक्शन प्लान क्या अपनाना है? इस तरह की चीज़ें जो इन्वायरमेंट के, जो पृथ्वी के जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उनको जो थ्रेट पहुंचाते हैं, जो खतरे हैं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्शन प्लान लाना होगा। और तीसरा, इसी का आउटकम है जो जाकर यूएनईपी यानी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए पूरी दुनिया की देखरेख करे, जिसको लेकर यूएनईपी लाया गया। तो यानी आपको कहा जाए तो यूएनईपी जो इंटरनेशनल बॉडी है, उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी जो स्टॉकहोम का एक डायमेंशन है, तीसरा डायमेंशन, वो पूरा करता है। आगे ले चलते हैं, अदर आउटकम एंड सक्सेस ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में लिए चलें तो पता है 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। और 20 साल बाद जाकर पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट बुलाया जाता है। फिलहाल अर्थ समिट के पीछे जो चीज़ होती है वो होती है ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ओके, फिर से मैं बताऊँ, अर्थ समिट के पीछे जो होता है वो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट होता है, ठीक है। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट के बेसिस पर ही अर्थ समिट 1992 में आता है। तो ध्यान रखेंगे अर्थ समिट के एक्चुअल में पीछे क्या है, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट लाया गया था वो था ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। जो ब्रुटलैंड कमीशन जो बना था वो उसके पीछे कारण था अर्थ समिट के पीछे। और जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, अर्थ समिट का मेन और मेन उद्देश्य जो था, आपको लिटरली बताऊं, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अगर कहीं बात हुई है तो वो अर्थ समिट में ही हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी को कहते हैं जहां पर आज हम अपने डेवलपमेंट तो कर रहे हैं और साथ साथ अपने भविष्य को भी सुरक्षित रख रहे हैं। इस तरह के विकास जो होते हैं वो सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाते हैं। ओके, तो ये जो 1992 में जो हुआ है ना, रियो डी जेनेरियो, जैसे हम अर्थ समिट कहते हैं, अंकेट कई सारे नाम से इसको जानते हैं। ओके, कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में लेकर कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि जो स्टॉकहोम कॉन्वेंशन कॉन्फ्रेंस है वो भी उसके बैकग्राउंड में सपोर्ट करता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट ही पृथ्वी सम्मेलन के पीछे, अर्थ सम्मेलन के पीछे मेन रोल अदा करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो अडॉप्ट किए गए। आपको बताऊं, इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन, सुरक्षा के लिए अगर हम बात करें, टोटल 10 प्रिंसिपल आते हैं, 10 सिद्धांत आते हैं। उनमें से 2 ऐसे सिद्धांत हैं जहां पर अडॉप्ट किए गए, स्टैब्लिश किए गए, जिनके बारे में आज अगर आप देखो, फिर मैं कह रहा हूं इन्वायरमेंट के टोटल 10 प्रिंसिपल होते हैं। एक है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, यानी हमें प्रिकॉशंस लेके चलना है जिससे होने वाले समय के साथ कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम रोक सकें। जैसे आपको बताऊं तो ओजोन डिप्लेशन को लेकर जो दिक्कतें थी, जहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या बाद में 1987 के बारे में हम लोग आज मॉन्ट्रियल पे भी बात करने वाले हैं, क्योंकि मॉन्ट्रियल पे भी कुछ करंट अपडेट्स आए हुए हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को लेकर, जिनको हटाने की बात हो रही है, काफ़ी चीज़ें उससे बात करेंगे। तो एक तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर लेके काम करना होगा। टोटल 10 प्रिंसिपल में से 2 प्रिंसिपल हैं जहाँ स्टैब्लिश किए गए हैं, जिनको लेकर मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये सारे के सारे प्रिंसिपल अर्थ समिट के अंदर है दोस्त, ठीक है, जो 2 मैं बात कर रहा हूँ। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में जैसे मैंने बोला, प्रिकॉशन लेके चलो ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए, कुछ इस तरह की चीज़ें। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है, जो जैसा पोल्यूशन करेगा उसके लिए वैसा उसका हर्जाना देगा, और उस हर्जाने से जो पैसा या फंड जनरेट होगा उसको हम उस कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे उस तरह के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। डिफरेंशियल, इस तरह की चीज़ें, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। सो दे प्रोड्यूसिंग द पोल्यूशन शुड बियर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इट टू प्रिवेंट डैमेज टू द ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। तो जो आप डैमेज या नुकसान पहुंचा रहे इन्वायरमेंट को, उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर कोशिश होगी। गॉट इट। आगे लिए चलते हैं, स्टॉकहोम 50 के रिकमेंडेशंस क्या क्या है। ओके, स्टॉकहोम प्लस 50 के रिकमेंडेशन क्या क्या है। प्लेसिंग ह्यूमन वेलबींग एट द सेंटर ऑफ हेल्दी प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। हर किसी को पता है इस प्लैनेट को आप सबके जीवन के अनुकूल बनाना है। गॉट इट। Recognizing implementing the right of the clean, healthy and sustainable environment, everybody know. Adopting system wide changes, है ना, जिस हिसाब से जहाँ की जो ज़रूरत है उस हिसाब से वहाँ पे परिवर्तन किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं पूरी दुनिया इकोनॉमिकली एक ही लेवल पे खड़ी नहीं है, हर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस अलग अलग हैं। एक्सेलरेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट सेक्टर्स। तो देखते हैं कहाँ पर, किस जगह पर हाई इम्पैक्ट सेक्टर हो सकता है, उस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना। हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज टैकल द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। ओके, तो जो भी विकासशील जो कंट्रीज़ हैं, है ना, उनको इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के लिए
मदद करना। क्योंकि देखो अगर मैंने जैसे अक्सर क्लास में बात पूछी, अगर मैं डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री को दो ग्रुप बना दूं और फिर मैं पूछूं ये बताओ कि दुनिया में डेवलप्ड और डेवलपिंग में से ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कौन करते हैं, तो ज़्यादातर मैंने क्लास में देखा स्टूडेंट्स के जो आंसर आते हैं वो डेवलप कंट्री आते हैं। पूरी तरह से गलत है। दुनिया में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और सबसे ज़्यादा करने वाली इस तरह की चीज़ें जो है वो डेवलपिंग कंट्री होते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि यू पीपल कैन नॉट फोर्स टू द डेवलपिंग कंट्री। क्यों? फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इंडस्ट्री सेक्टर्स अच्छे नहीं हैं। ओके तो एक लिवलीहुड की समस्या बनी हुई है। अब ऐसी जगहों को अगर आप फोर्स कर देंगे दोस्त, तो आप सर्वाइवल की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करनी होगी डेवलप कंट्री को। चाहे वो आप कहीं भी देखो, अगर आप UNFCCC की बात करो जो ग्लोबल वार्मिंग के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए लाया गया, वहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया। चाहे आप किसी भी जगह पे जाओ ना, चाहे आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करो तो वहाँ पे भी फंड लगाने की बात हुई है, 1000 बिलियन US डॉलर की बात की गई है। तो कहने का मतलब है कि फंडिंग, कंपनसेशंस, हेल्प डेवलप कंट्री का डेवलपिंग कंट्री को, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो, ये चीज़ें कर वो विकासशील राष्ट्रों की मदद करेंगे। नहीं करेंगे दोस्त तो इन्वायरमेंट को हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। एक मूवी का सॉन्ग सुना होगा, रिफ्यूजी मूवी का एक गाना है, नदियाँ पवन हवा झोंके, है ना, इस तरह के वर्ड्स हैं। कौन रोके, सरहद इंसानों के लिए है। गॉट इट। ये लॉजिक सीधा का सीधा बताता है, आप सरहद तो बांट सकते हैं पर इन्वायरमेंट नहीं बांट सकते, बर्ड्स नहीं बांट सकते, डाइवर्सिटी नहीं बांट सकते। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अगर पर्यावरण में अगर आप पोल्यूशन करते हैं तो वो प्रदूषण सिर्फ आपके लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए होता है। वो एक कहानी बचपन में सुना होगा ना, कहानी सुना होगा, एक दो सारस थे, बगुले थे, उनका पेट एक ही था। गॉट इट। एग्जैक्टली। पूरी दुनिया भले अलग अलग हो लेकिन पूरा पर्यावरण जो है वो एक ही है। अगर एक जहर खाएगा तो बगुला तो दूसरा भी मर जाएगा। वो स्टोरी शायद आपको ध्यान आ रही होगी, अगर वो स्टोरी ध्यान आ रही होगी तो आप उस कंसेप्ट को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको बताऊँ, यहाँ डेवलपिंग कंट्री की हेल्प तो करनी ही पड़ेगी दोस्त, आपके पास कोई और प्रोसेस, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। गॉट इट। यहाँ पर एक छोटा सा अगर मैं गवर्नमेंट की साइट पर जाऊँ, ओके तो वहाँ पर एक पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है। गॉट इट। एक लिस्ट दी हुई है और एक लिस्ट को एक बार रिव्यू कर लेना, जहाँ पे 1971 से यहाँ स्टार्ट किया गया। एक छोटा सा रिव्यू है, आपको गूगल वगैरह पे भी जाओगे इससे ये लिस्ट आपको मिलेगी। बहुत अच्छी पिक्चर्स थी जो मैंने देखा और ये गवर्नमेंट की साइट से, वहीं से मैंने उठाया है। 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है, वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल नेचुरल हेरिटेज के लिए 1972 में कन्वेंशन होता है। 1973 में देखो साइट्स लाया जाता है। साइट्स पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, कुछ करंट अपडेट्स भी हैं। ओके 19 जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, 85-87 में वियना और मॉन्ट्रियल की बात होती है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं टिक कर रहा हूँ, देखते जाइएगा। उसके बाद 1989 में बासल कन्वेंशन की बात होती है, वो बात करेंगे। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल की बात होती है कि किसी खतरनाक कचड़े वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर आप डंप नहीं करेंगे। करीब 2010-11 के बीच में एक फ्रांस की एक शिप थी, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा। फिलहाल मैं 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उसका नाम था क्लेमेंचाउ शिप। उस साल के जो मैं करंट अफेयर्स अपडेट दे रहा से 12-13 साल पहले, वहाँ पर मैंने क्लेमेंचाउ शिप के बारे में चर्चा भी की थी। और वो फ्रांस शिप जो थी वो कुछ इन चीज़ों की बनी थी कि जब वो इंडिया के अंदर आती तो उससे इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस होते हैं। हमारे जो मजदूर होते हैं ना, जो इन सब एरियाज़ में काम करते हैं, दे कैन गेट द इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, तो वो बासेल कन्वेंशन पे भी अगर आप देखो, यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आज से 6-7 साल 8 साल पहले यूपीएससी ऑलरेडी 10 साल पहले क्वेश्चन बासेल पर पूछ चुका है। इसके अलावा 1992 में फिलहाल यूएनएफसीसीसी की बात होती है। वही यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके बेसिस पर हम लोग दुनिया को ग्रीन हाउस गैस से बचाने की बात करते हैं। ओके यूएन कन्वेंशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 1994 में लाते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। ओके लैंड डेजर्ट एलडीएन वगैरह के बारे में आज हम बात करेंगे। ये भी इस बार के करंट अफेयर्स के अपडेट्स में है, कुछ चीज़ें इस पर हम बात करने वाले हैं। रॉटरडम कन्वेंशन को लेके भी हम बात करने वाले हैं, जहाँ पर प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की बात होती है। मैं बताऊंगा इससे कुछ कीवर्ड्स हैं, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, उससे आप रॉटरडम कन्वेंशन को पकड़ लेना। इसके बाद आप जाइए तो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है। मिनिमाटा कन्वेंशन इन 2013, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है। मरकरी के पोल्यूशन को या मरकरी को फेज आउट करने के लिए मिनिमाटा कन्वेंशन लाया गया। तो एक छोटा सा पीरियोडिकल ऑर्डर है, इसमें से सम ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको टिक किया है और ये आपको जानने हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, दैट मे बी अ गुड क्वेश्चन फॉर योर पेपर। और दूसरी चीज़, यहाँ पे पीरियोडिकल है तो एक सीक्वेंस भी आप बना लेना, कहाँ पर कौन सी चीज़ें किस हिसाब से आई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगला टॉपिक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 की बात है। और एक्चुअल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक टॉपिक है जो मैं हमेशा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इट शुड कम इन योर पेपर,
कोई करंट नहीं है, स्टैटिक है बट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड किगाली अमेंडमेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दुनिया में जो लाया गया, एक्चुअल में बताया दुनिया में सबसे पहले ओजोन डिप्लेशन के बारे में जब बात हुई 1985 में बात हुई। 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, आई थिंक गार्डनर, शैंकलिन और एक और था कोई शख्स, 3 लोगों थे। उन्होंने देखा कि मतलब पूरे यूएस मैक्सिको के साइज़ के बराबर जो है एक पूरी नॉर्थ सदर्न पोल की तरफ, अंटार्कटिका की तरफ मैसिव जो है वो एक होल देखा जा रहा है, ओजोन होल देखा जा रहा है, ठीक है। तो उसी को लेकर वियना कन्वेंशन हुआ 1985 में, फिर 2 साल बाद जो हुआ दैट इज़ द मॉन्ट्रियल हुआ कनाडा में। देखना, इंटरनेशनल डे जो है, जो हम वर्ल्ड ओजोन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को करते हैं, याद रखेगा 16 सितंबर को। और जो थीम है ना इस बार का जो रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द 35। क्यों 35? मैंने अभी आपको बोला 1987 में मॉन्ट्रियल हुआ था, 1985 में वियना हुआ था, गॉट इट, 1985 में वियना हुआ था। तो 1987 से अगर हम प्लस 35 ईयर्स कर दें तो बच्चा हम लोग कहाँ आ जाते हैं 2022 में। तो आई थिंक आप इजीली समझ सकते हैं कि मॉन्ट्रियल एट द रेट ऑफ 35 का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। इसका पूरा थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट ऑफ 35, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। ये पूरा एक थीम है जिसको लेकर यहाँ पे करंट अपडेट्स की क्लासेस आपको ली जा रही है। वियना कन्वेंशन ये पहला कन्वेंशन है, एक तरह से प्रोटोकॉल ऑफ वियना कन्वेंशन, ठीक है। 1985 में जो वियना कन्वेंशन हुआ था उसी का एक प्रोटोकॉल है 1987 में जो कि मॉन्ट्रियल द्वारा लाया गया। प्रोटोकॉल हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप कहीं भी पढ़ें। आप क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे यूएनएफसीसी के अंतर्गत जो कि ग्लोबल वार्मिंग कहलाता था, आप काटागाना, नगया इस तरह की बातें करते हैं, सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल की बात करते हैं, या वो यूएनसीबीडी के अंदर आता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंदर। प्रोटोकॉल्स वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं जिसको 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 मानना हर किसी के लिए होना ही होना, मतलब मानना ही मानना है, यानी इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और इसमें समय के साथ साथ ना कहीं कुछ अमेंडमेंट्स भी किए जाते हैं, अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों लाने की ज़रूरत है तो वो भी किए जाते हैं। और खासतौर से अगर हम बात करें यहाँ पर अबाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के बारे में, तो यहाँ पर जो रेटिफाइड थे 198 यूएन मेंबर थे। और सबसे बड़ी बात ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिसपे सबने रेटिफाई भी किया है। इसके सिर्फ मेंबर ही नहीं रहे, सारे के सारे मेंबर रहे हैं जिन्होंने इनको रेटिफाई भी किया। इससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपने लिहाज से वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिससे सारे के सारे कंट्रीज सिर्फ सिग्नेटरी नहीं, उन्हें रेटिफाई भी किया? तो द आंसर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही आगे चलकर जो अमेंडमेंट होता है उस अमेंडमेंट में एक नाम आता है, दैट इज कॉल्ड किगाली एग्रीमेंट। ओके, किगाली एग्रीमेंट एक तरह का कुछ अमेंडमेंट है जो किया जाता है, और वैसे बोला जाए तो एक तरह का ये 8वां अमेंडमेंट है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में होता है, जहां कुछ एग्रीमेंट लिए जाते हैं। आपको पता है क्या? आपको एक बात बताता हूँ, ओजोन को तोड़ने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थे, या ब्रोमोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थे, जिनको फ्रियॉन और हेलॉन गैस के नाम से जानते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को आप फ्रियॉन गैस के नाम से जानते हैं, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन को आप हेलॉन गैस के नाम से जानते हैं। ये जो फ्रियॉन गैस और ये जो हेलॉन गैस थे, गॉट इट, ये इनको हटाया गया और इनके अल्टरनेटिव के रूप में हम लोगों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की शुरुआत की। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये तो चलो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन वाज रिस्पांसिबल फॉर द ओजोन डिप्लेशन, लेकिन जब दूसरी तरफ हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एज अल्टरनेटिव की तरफ ले आते हैं, वहीं रेफ्रिजरेटर में, वहीं कूलेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, एयर कंडीशन के लिए, तो वो HFCs के साथ दिक्कत क्या हो जाती है कि ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है, और वो चीज़ अच्छी नहीं है। एक के सोल्यूशन में हमने दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पर बात की गई कि भाई ठीक है, किगाली एग्रीमेंट में हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी खत्म करते हैं। 2016 में इसको अडॉप्ट किया जाता है और ये फोर्स में 2019 से आता है। और सबसे बड़ी बात, ये लीगली बाइंडिंग, यानी 19 जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को पूरी तरह से हटाने की बात होती है। यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यहाँ पर पूरी तरह से हटाने की बात होती है। क्या होता है आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो कंजम्पशन है 2047 तक आते थे पूरी दुनिया से 80% तक हम कम कर देंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और कही जा रही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा जा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह जो हाइड्रोक्लोरोकार्बन है वो जो ओजोन डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार है, जो चीज़ मैंने यहाँ आपको बताई है वो यहाँ पर हटाया जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पर अभी मुझे नहीं लगता आपको किसी चीज़ को समझाने की ज़रूरत है, बट स्टिल आई विल टेल यू गाइस, किगाली अमेंडमेंट एग्रीमेंट थोड़ा सा ध्यान रखना, इट मे बी ए गुड क्वेश्चन फॉर योर पेपर, दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब भारत को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की दृष्टि में ले आते हैं। भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? देखो, भारत भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेंबर है और ये बनता है भारत 1992 में।
ओके, और सबसे बड़ी बात बताऊं कि यहाँ पर हम भी कोशिश करते हैं कि पूरे के पूरे जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनसे ओजोन की जो लेयर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में है जो टूट रही है, उसको पूरी तरह से हम यहाँ पर समाप्त करेंगे टू फेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और आपको बताऊं, किगाली अमेंडमेंट को भारत ने जो रेटिफाई किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किगाली अमेंडमेंट को, वो हमने 2021 में रेटिफाई किया है। ठीक है, तो व्हेन इंडिया रेटिफाइड, द आंसर इज 2021। ठीक है, एक चीज और बता दूं, इंडिया ने क्या टारगेट दिया, यानी किगाली अमेंडमेंट को हम किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो यहां ध्यान देना। इन द रेफरेंस आपको पता है किगाली अमेंडमेंट्स के अंदर कुल 3 कंट्रियों की लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, उनमें से जो भारत आता है वो तीसरे लिस्ट में आता है, तीसरे पायदान पर। क्या है? अकॉर्डिंगली इंडिया हैज टू स्टार्ट द फेज डाउन बाय 2028। ठीक है ना, यानी इंडिया जो फेज डाउन करेगा वो 2028 है ना, फेज डाउन 2028 से शुरू करेगा। और जो 2024 से 2026 का जो लेवल होगा, ठीक है, 2024 से 2026 के बीच का जो लेवल होगा उसका 15% एमिशन हम कम करेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का बाय 2047। यानी ये है इंडिया की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से किया जाएगा। सो अकॉर्डिंगली इंडिया हैज टू स्टार्ट द फेज डाउन बाय 2028 एंड कट एचएफसी एमिशन बाय 15% ऑफ 2024-26 लेवल बाय द ईयर 2047। वैसे तो कोशिश ये कर रही है कि 2050 तक पूरी दुनिया ही ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए एचएफसीज को काफ़ी हद तक खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा पूरी तरह से संभव नहीं होगा। इवन मैंने अपनी बुक में भी लिखा है लगभग 1% से भी कम, यानी 0.5% के आसपास तक फिर भी लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा सोर्स है किसी रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन के लिए जो कि सबसे सस्ता है। तो और देश में अगर बात करें, देश की नहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें, तो गरीबी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, ओके, इन सब शहरों को देखकर आप भारत को मत समझा करें। भारत 80% आज भी गांव में रहता है। ठीक है, रोड शो सिर्फ शहरों में नहीं, गांव में अगर कीजिए तो उससे भी बड़ा फायदा होता है, क्योंकि रियल भारत जो होता है वो गांव में रहता है। कलाम साहब इसी चीज़ को लेकर पूरा प्रोविजन की बात करते थे, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन द रूरल एरियाज़ की बात करते थे। इतने भी लीडर्स हैं, मैं किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहा, सबकी कर रहा हूँ। आप गाँव में जाया करो, रियल भारत जो होता है वो गाँव में रहता है। ठीक है, वहाँ जाओ। गांधी जी क्या कहते थे, कलाम साहब क्या कहते थे? देखो, कलाम साहब कहते थे प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज रूरल एरिया, इस तरह की चीज़ें अगर हम लाएंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, अब ओजोन लेयर के कॉन्सेंट्रेशन आप सब जानते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट्स को रोक देता है, पृथ्वी पर आने से बचाता है। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर 1985 में जो पता चला, अंटार्कटिका के बारे में पता चला। और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में बात करें जो मानव द्वारा जनित है, ओके, मैन मेड अगर केमिकल्स की बात करें जो डिप्लीटिंग करते हैं, तो सबसे पहला तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, जिसको हटा ही दिया हम लोगों ने। चोरी छुपे कोई भी यूज़ कर रहा हो अलग बात है, उसके लिए पनिशमेंट होगा, है जिसको हम हेलॉन गैस बोलते थे, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हेलॉन गैस, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें, मैंने अभी बोला क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम फ्रियॉन कहते हैं और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन को हम हेलॉन कहते हैं। यहाँ एंड शुड बी देयर गाइस, हेलॉन गैस। इसके अलावा मिथाइल ब्रोमाइड है, ब्रोमोक्लोरोमीथेन है, ये सारे के सारे वो मैन मेड कूलेंट थे जिनको हम जनरली रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन में मिलाते थे। इसका यूज़ देखो साफ साफ लिखा है, फायर एक्सटिंग्विशर, फोम, एयर कंडीशनर, रेफ्रि, यहाँ तक कि कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ऐसे थे जिनको हम एक्चुअल में पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ करते थे, लेकिन वो पेस्टिसाइड की तरह यूज़ करने के बाद, किलिंग द इंसेक्ट्स के बाद, वो हमारे लिए खतरनाक हो जाते थे। इसी एटमॉस्फेयर में रहकर ओजोन डिप्लीशन किया करते थे। इम्पैक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करें, अगर जब ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है तो किस तरह के प्रभाव होते हैं, तो ये आसानी से समझ सकते हैं। स्किन कैंसर इज द मेन रीजन, क्योंकि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो लाइट्स होते हैं वो करते हैं। इसके अलावा कैटरेक्ट टाइप की दिक्कतें होती हैं, मानव की जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होती है। अ पार्ट ऑफ दिस डिक्रीजेस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। साथ साथ टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक बायोजियोकेमिकल साइकिल भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। और आपको बताऊं सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो एक्वाटिक सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ जो लार्वा ऑफ जो एग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, प्यूपाज वगैरह जो होते हैं बच्चा, दे आर डायरेक्टली कमिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड दे डिस्ट्रॉय, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट्स को लेकर। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि चारों स्टेटमेंट वो सही दे दे यूपीएससी में, और फिर पूछे यहाँ सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होने वाला, तो ध्यान रखना इस तरह के पॉन्ड इकोसिस्टम को आप सबसे नंबर 1 पर रखेगा, जहां पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी के लॉस होने के चांसेस होते हैं। आगे ले चलते हैं, छोटा सा एक पिक्चर है और इस पिक्चर में काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको काफ़ी स्टार्टिंग में मैंने बताया है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स होते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट फिलहाल 3 तरह के होते हैं, जिनको आप कहते हैं UVC, UVB और UVA। ये 3 अल्ट्रावायलेट लाइट होते हैं। आपको सबसे पहले बता दूं, इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है दैट इज़ UVC।
यूवीसी के जो रेडिएशंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट सी के रेडिएशन मैक्सिमम हार्मफुल होते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जो सन की लाइट पृथ्वी पर आती है उनमें अल्ट्रावायलेट सी के रेडिएशन की वैल्यू सबसे कम होती है। लेकिन अगर यूपीएससी बोलते हैं हार्मफुल इफेक्ट के बेस से बताओ, तो पहले सी बोलना, फिर बी बोलना, फिर ए बोलना, ठीक है। लेकिन इस पृथ्वी पर ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? ओके, इफेक्टिव कौन होता है? क्योंकि सी कम आता, नहीं तो प्रभावी ज्यादा सी होता, इसलिए बी इज हाईली इफेक्टिव, क्योंकि उसका इफेक्ट, क्योंकि वो अर्थ पे सबसे ज्यादा आ रहा है, इसलिए हाईली इफेक्टिव करता है। नहीं तो सी इज व्हाट? सी इज द मोस्ट डेंजरस। तो यहां देखने लगा जनरल डेंजरस के फॉर्म में यूपीएससी पूछता है तो सी भी ए चलना, और हाईली इफेक्टिव ह्यूमन बीइंग के लिए या डाइवर्सिटी के लिए कोई है तो वही भी बोलना, क्योंकि सी इज द वेरी लेस इन अमाउंट ऑन अर्थ सरफेस। सी इज वेरी लेस इन अमाउंट ऑन अर्थ सरफेस, अमाउंट ऑन अर्थ सरफेस। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, दैट मे बी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर पेपर। ओके, पता है ये जो आप देख रहे हो ना ओजोन, यहीं पे ओजोन बनता भी है और यहीं पे ओजोन टूटता भी है। जब ओजोन के टूटने की जो दर होती है ना, बढ़ने से तेज हो जाती है, तो वहीं जाकर एक ओजोन होल बन जाता है, ओजोन डेंट भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम उसको दिए जाते हैं। यहां पर आपको समझाने की कोशिश की गई है, देखो स्ट्रेटोस्फीयर के 10 से 50 किलोमीटर के एरिया में आपको ओजोन लेयर मिल जाता है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट को रोकने की कोशिश करता है। यहां पर आपको बता रहे हैं कि देखो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एज ए एरोसॉल्स रेफ्रिजरेंट सॉल्वेंट्स के फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एरोसॉल्स रेफ्रिजरेंट सॉल्वेंट के फॉर्म में, हेलॉन जिसको हम फायर एक्सटिंक्शर में यूज करते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड जिसको हम पेस्टिसाइड की तरह यूज करते हैं। ये सारे नाम याद रखना। वैसे ये सारे के सारे एग्जांपल्स भी दे आर द गुड एग्जांपल फॉर योर पेपर। ओके, अब होता क्या आपको मैं बताऊं, यहां पर जब ये क्लोरीन्स वगैरह आते हैं ना, ये जो क्लोरीन वगैरह आते हैं, ठीक है, जैसे ये CFCs वगैरह, ये क्लोरीन क्या करते हैं, ऊपर ओजोन तक पहुंचते हैं, और जो ओजोन तक पास पहुंचते हैं ना, तो ओजोन के साथ ये क्लोरीन जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है और क्लोरो मोनो ऑक्साइड बनाता है, या ClO कह लो या OCl कह लो, है ना। और प्लस यही जाकर यहाँ पर क्या बनाता है, O2 बनाता है। यही एक ओजोन, देखो एक पार्टिकल ओजोन का टूट चुका है। अब जो ClO होता है ना बच्चा, यही ClO जाता है और दूसरे ओजोन को तोड़ता है, दूसरे ओजोन को जाता है, ClO तोड़ता है, और ये ओजोन टूटने के बाद क्या बन जाता है, एक Cl बन जाता है और फिर 2O2 बन जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये जब सनलाइट के प्रेजेंस में आते हैं, तो यहाँ से क्लोरीन निकलता है। ये क्लोरीन पहुँच जाता है कहाँ, ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जहाँ ओजोन होता है, और वहाँ जो क्लोरीन होता है वो ओजोन को तोड़ना शुरू करता है। एक ओजोन को तोड़ा, ClO क्लोरो मोनो ऑक्साइड बना, O2 बना, फिर दूसरे ओजोन को तोड़ा क्लोरो मोनो ऑक्साइड ने, फिर दूसरे को तोड़ा, फिर देखो क्लोरीन बना, ये क्लोरीन फिर तीसरे ओजोन को तोड़ेगा। पता है एक क्लोरीन का आइटम ऐसा कहते हैं लगभग आने वाले 5 से 7 साल, कुछ लोग यहां तक कि 10-10 साल की बात करते हैं, लगभग 1 लाख ओजोन पार्टिकल को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहां मैं एक ही शब्द बोलूंगा, माय गॉड। तो सर आप ये कह रहे हैं कि आज जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मिशन हुआ है, फिलहाल अब तो बंद हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूं 2010 के बाद उसे पूरी तरह से फेज आउट कर दिया गया था। तो 2010 में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकला होगा वो 17-17 के आसपास, 16-17 के आसपास तक कहां पहुंचा होगा, ऊपर पहुंचा होगा, और उसके बाद 7-8-10 साल तक लगातार वो टूटता रहेगा आने वाले 1 लाख पार्टिकल तक, यानी 25 तक उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इन चीजों को समझिएगा जो मैं बता रहा हूं, बड़े लॉजिकल चीजें हैं, हवा में नहीं ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको छोटा सा ब्रीफ, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, हाउ द ओजोन डिप्लीशन इज गोइंग टू हैपन। ओके, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स लेके टच कर रहा हूँ, गॉट इट, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार मुझसे चीज़ों को सुन रहे होंगे, या आगे आने वाले कभी किसी समय कोई व्यक्ति या कोई दोस्त, कोई मित्र उनका बता रहा होगा कि कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, रवि अग्रणी सर की क्लासेस के यूट्यूब पे हैं, तो कल को क्या पता कुछ बच्चे बाद में भी देखेंगे, तो कम से कम उनको लगे कि यूपीएससी इज़ द गेम ऑफ कंसेप्ट, और चीज़ों को अगर कंसेप्ट के साथ समझा जाएगा किसी भी करंट अफेयर्स को, तो लॉजिकल चीज़ें होंगी। और एक्चुअल में यूपीएससी लॉजिकल ही स्टूडेंट को ढूंढता है, फैक्चुअल नहीं। ये कोई बैंकिंग या पीओ या एसएससी का एग्जाम आप नहीं दे रहे हैं जहां डायरेक्ट फैक्ट मिले। यहाँ पर हर क्वेश्चंस में क्रिएटिविटी होती है, एंड यू मस्ट हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स। उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे एक न्यूज़ क्या आता है, यहाँ पे न्यूज़ आता है ओजोन डिप्लीटिंग गैस इंडेक्स को लेकर। इसको रिलीज कौन करता है, यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनओए इसको रिलीज करता है ओजोन डिप्लीटिंग गैस इंडेक्स को। क्या होता है यहाँ पर, क्या किया जाता है, पूरी तरह से कोशिश की जाती है स्ट्रेटोस्फियर में चेक करना,
स्ट्रेटोस्फीयर में चेक करना जनरली जो ओजोन डिप्लीटिंग जो क्लोरीन है और साथ साथ जो ब्रोमीन है, आपको मैं बताऊं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स में एक्चुअल में जो ज़्यादा खतरनाक होता है वो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन ही होता है। लेकिन ब्रोमोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किसी रेफ्रिजरेटर वगैरह में जब पहले किया जाता था तो वो सबसे कम किया जाता था, नहीं तो इफेक्टिव ब्रोमोफ्लोरोकार्बन ही होता। ये चीज़ मैंने अपनी किताब में भी लिखी और क्लासरूम प्रोग्राम में भी बार बार बताया है। और जो ओजोन कॉन्सेंट्रेशन जनरली जो मेजर करते हैं वो हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। कई बार स्टेट पीसेस वगैरह में आज भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ओजोन डिप्लीशन को किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो आंसर इज द डॉप्सन यूनिट। अब बात ये होती है एक डॉप्सन यूनिट का मतलब क्या होता है। देखो एक डॉप्सन यूनिट अगर वैल्यू आती है उसका सीधा मतलब होता है कि ओजोन की जो लेयर है वो 0.01 मिलीमीटर थिक है। गॉट इट। ये थोड़ा याद रखना, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस, या तो इवन यूपीएससी कैन आल्सो आस्क यू। और दूसरी चीज यूपीएससी कोई कंसेप्ट पूछता है, अगर एक डॉप्सन यूनिट आपकी वैल्यू आती है ओजोन के लेयर की थिकनेस की, इसका सीधा मतलब होता है कि ओजोन की थिकनेस जो है वो कितनी है, ओजोन की थिकनेस जो वो 0.01 मिलीमीटर थिक है। अब ये पैरामीटर किस बेसिस पे लिया गया? ये पैरामीटर लिया गया कि वहां का जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर है और वहां का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर, यानी कहने का मतलब है वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पर अगर हम वहां पर ओजोन की बात करें तो जो ओजोन की अगर 1 डॉप्सन यूनिट की वैल्यू आती है उसका मतलब होता है 0.01 मिलीमीटर थिकनेस है, जो कि इसका सीधा मतलब है कि अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग प्रेशर पर डॉप्सन यूनिट की वैल्यू बदल सकती है। लेकिन जो डॉप्सन यूनिट को एक पैरामीटर माना गया, जैसे हमने बोला ना जब हम किसी स्पीड को मेजर करते हैं तो उसको एक मैक नंबर एक डिसाइड कर दिया गया 332 मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड ऑफ साउंड होता है। ओके 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसी एटमॉस्फेयर में जो स्पीड ऑफ साउंड होता है उसको एक पैरामीटर बना लिया। तो वैसे एक डॉप्सन यूनिट का एक पैरामीटर बना लें तो 1 डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर थिक शीट ऑफ ओजोन लेयर, ऐसे कुछ कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ की फाइंडिंग्स क्या है? ठीक है, अच्छे रिजल्ट आए। की फाइंडिंग यही है कि अगर हम देखें तो 2022 में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर हम 1980s के पहले यानी 85 के आसपास से चीज़ों को अगर कंपैरिजन करें तो अगला करंट अफेयर्स आता है यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस। ओके यूएनओसी पर, तो यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस को लेकर हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। क्या है यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस? देखो यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस का ये दूसरा मीटिंग है, अगर आप बोले तो या कह लो ये दूसरा कॉन्फ्रेंस है। ओके जिसको केन्या और पुर्तगीज है ना यानी पुर्तगाल लिस्बन में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका पूरा का पूरा जो थीम था उसका नाम था आवर ओशन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। आवर ओशन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। अगर हम यूएनओसी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑफ जो भी हम कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं ओशन को लेकर, इसकी पहली जो मीटिंग हुई थी वो 2017 में हुई थी। ओके यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, जिसको को होस्ट किया गया था फिजी और स्वीडन में। इसके हाईलाइट्स क्या है? इंडिया वाज अ पार्टिसिपेंट है इसका, कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन, और साथ ही साथ बैन ऑन द सिंगल यूज प्लास्टिक। भारत इन चीज़ों को लेकर इस पर काम कर रहा है। ठीक है, तो भारत के केस में बताया गया है कि भारत इसको लेकर अपने कंट्री में कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन हमने लाया, और साथ साथ जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में 2022 से बंद कर दिया गया है। गॉट इट। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स या वीडियोस या न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियोस वगैरह आपको वायरल होते नजर आएंगे जहां पर एक मछली का पेट फटेगा, उसमें प्लास्टिक मिलेंगे। एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ओशन पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। फिलहाल 150 कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर काम करने को तैयार हैं पूरे साइंटिफिक तरीके से। ओके पूरे इनोवेटिव एक्शंस को लेकर ओशंस की इस तरह की समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। और आपको बताऊं सस्टेनेबल गोल अगर हम 14 की बात करें तो उसमें बोला गया है कि लाइफ बिलो द वाटर, यानी जिंदगी के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लाइफ बिना पानी के संभव नहीं है। ठीक है, चाहे वो आपका फ्रेश वाटर हो चाहे वो ओशन हो, क्योंकि आपको बताऊं सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर कहीं पाई जाती है पूरी दुनिया में तो उतनी लैंड पे नहीं है मेरे दोस्त जितने की समुद्र के अंदर है, यानी ओशंस के अंदर है। यहां देखो इसका पूरा का पूरा की कमिटमेंट्स क्या है यूएनओसी का, जरा समझना। यूएनओसी के की कमिटमेंट्स में क्या है? यहां पर 4 चीजें हैं जो मैं यहां लेकर आया हूं। पहला कहा जा रहा है कि हम 30% नेशनल मैरीटाइम जोन को बाय 2030 तक प्रोटेक्ट कर लेंगे, यानी जिस हिसाब से लॉसेस हुए हैं उसमें 30% तक उसकी भरपाई कर लेंगे 2030 तक। पहला। दूसरा कह रहे हैं रिड्यूसिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस, ताकि इस तरह के प्लास्टिक पोल्यूशन वगैरह की डंपिंग ओशन में खत्म हो जाए। तीसरा अचीविंग द कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है।
आगे आपको मिल जाएगा, आगे अभी डिस्कशंस में कि भारत ने 2070 बोला है, दुनिया में 2050 बोल रहे हैं, चाइना 2060 कह रहा है। पीछे के लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ें अभी थोड़ी देर पहले बताई थी पीछे। ओके, लोग तीसरा कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, ऐसा है कि ओशन एसिडिफिकेशन को लेकर, क्लाइमेट रेजिलेंस प्रोजेक्ट्स को लेकर, उसके मॉनिटरिंग, कंट्रोल और सर्विलेंस को लेकर यहाँ पर हमें कुछ फंडिंग्स को एलोकेट करना है और यहाँ पर उसके लिए काम करना है। यानी कहने का मतलब है ओशन एसिडिफिकेशन वगैरह के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोशिश की जाए, यहाँ पर फंडिंग लाई जाए और अच्छा खासा R&D करके जो ओशन की समस्या है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। ये सारे के सारे कमिटमेंट्स हैं जो कि UNOC के हैं, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, देख लेना। आगे लिए चलते हैं, अभी इसमें कुछ बातें और करनी है। देखो 2021 से 2030 के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन ने एक डिकेड्स लाया गया, यानी 10 साल के लिए, ओके, जो ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर है, ठीक है। और आपको बताऊं 2021 से 30 को लेकर जो ओशन को, फिलहाल डेजर्ट्स के लिए भी 2021 से 30 के लिए है, आप NDC की बात करेंगे वो भी 2021 से 30 के लिए है, आप यहाँ पर ओशन के कंजर्वेशन की बात करें 2021 से 30 के लिए, हर जगह 21 से 30 का एक टारगेट है जो चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसके पीछे अगर देखा जाए तो ठीक है, जो पेरिस का एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, UNFCCC की बात कर रहा हूं जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हुआ है, ठीक है, ग्लासगो क्लाइमेट कंपैक्ट 2021 में हुआ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबल यूज और रेजिलेंस ऑफ द ओशंस को लेकर भी बात करते हैं, ठीक है। यहीं पर देखो कुछ और चीजें बताता हूं, यहां पर जो कंट्रीज वगैरह हैं, जो इसमें मेंबर्स वगैरह हैं, दे आर द वॉलंटरी कमिटमेंट्स, ठीक है, टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ द ग्लोबल ओशन बाय 2030, जो पीछे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था UNOC के कमिटमेंट्स में, ठीक है। यूनेस्को ने लॉन्च किया है स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट, एक पायलट एडिशन ड्यूरिंग द इवेंट, ठीक है। ये भी इसके थ्रू यूनेस्को द्वारा बताने की कोशिश की गई है कि दुनिया में ओशंस को लेकर किस तरह के क्या नुकसान हो रहे हैं, ठीक है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। अब आगे लिए चलते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF काउंसिल की तरफ। देखो ऐसा है कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जो है ना, ये एक तरह का फंडिंग बॉडी है, ठीक है, और ये चीज़ें जो है एजेंडा, ये क्या कहता है, अर्थ समिट के अंदर लाई गई हैं। मैंने बोला था आपको बहुत सारे फंडिंग बॉडीज हैं जिस पे UPSC ने खूब सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो यहाँ पर GEF इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिस पे अभी हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। पर यहाँ पर अभी करंट अफेयर्स में क्या न्यूज़ आया है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स में क्या न्यूज़ है देखेगा, यहाँ पर GEF काउंसिल की बात हो रही है। देखो 62nd मीटिंग जो है GEF काउंसिल की यहाँ पर ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, और यहां पर असल में जो है GEF 8 साइकिल को लाने की बात होती है, जिसका टेन्योर 2022 से 2026 का होता है। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि GEF 7 जो है वो एक्सपायर हो रहा है, ट्रस्ट फंड, ओके, और वहां पर उसका जो फाइनल काउंसिल मीटिंग था 62nd मीटिंग वाला, ओके, जो फाइनेंस काउंसिल GEF ट्रस्ट फंड था वो खत्म होता है और अगला टेन्योर जो है क्लोजिंग ईयर फंड खत्म होता है। अब कमेंसिंग GEF 8 की शुरुआत होती है जो 2022 के जुलाई से जून 2026 के लिए वैलिड होगा। GEF 7 काउंसिल्स में यही था कि हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो स्पीसीज वगैरह उनके जो लॉस हैं उनको रिवर्स करके, यानी फिर से उन्हें रीगेन कर लेंगे, उनके नंबर्स वगैरह को फिर से हम मेंटेन कर लेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या था कि हम जिन जगहों पर इस तरह की डाइवर्सिटी के लॉसेज हुए हैं, स्पीसीज के लॉसेज हुए हैं, जैसे लैंड पर या ओशन पर, हमें वहां पर उन तरह की कंडीशंस फिर से जनरेट करने पड़ेंगे जिससे हम उनको बचा सकें। 29 डोनर कंट्रीज भी हैं यहाँ पर बताया गया जिन्होंने पैसे भी इकट्ठे किए हैं, अराउंड 5.33 बिलियन $, जो GEF 8 के लिए यूज किया जाएगा 2022 से 2026 के लिए। मैंने आपको फिर कहा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए फंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो ओशन के लिए हो या एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह की चीजें हो, यहां पर आती हैं। यहां पर कोशिश की जाएगी जो डिफरेंट तरह के थ्रेट्स हैं उनके बारे में भी बताया गया, जैसे क्लाइमेट चेंज है, लैंड डिग्रेडेशन है, डिफरेंट तरह के केमिकल्स और वेस्ट की बात होती है ना, जो इस तरह की दिक्कतें ओशंस और वाटर वगैरह में क्रिएट करते हैं, ये चीज आपको जाननी होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीजें हैं जो यहां पर GEF 8 को लेकर न्यूज में रही हैं। अब बात होती है GEF काउंसिल में कौन कौन आते हैं। देखो अगर हम GEF काउंसिल में जाते हैं, इसकी पूरी जो GEF की मेन गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, इसे कंपोजिशन में कुल 32 मेंबर हैं जो अपॉइंट किए गए हैं, जिसमें 14 जो है डेवलप कंट्री, भारत को भी दिखाता हूं कहां पे आता है, 16 डेवलपिंग कंट्रीज का, 2 जो इकोनॉमीज जो हैं जो ट्रांजिशनल कंट्रीज में आते हैं, डेवलपिंग के बीच में, ओके। और यहां पर जो मेंबर्स होते हैं ना वो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बदलते रहते हैं, दे आर गोइंग टू चेंज, ओके, दे आर गोइंग टू चेंज। तो यहां पर ये भी थोड़ा ध्यान रखना, इंडिया प्रेजेंटली अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, इंडिया इसका एक मेंबर है। और भारत के साथ साथ कुछ चीजें और बता दूं, कुछ और भी कंट्रीज हैं जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मेंबर हैं, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका भी है।
ठीक है, यहाँ जो मीटिंग होती है साल में लगभग 2 बार होती है, मीट्स ट्वाइस एनुअली। ओके, तो 2 बार होती है, यानी बाई एनियली है ना, बाई एनुअल है, ठीक है, और मेक्स डिसीजन बाई कंसेंसस, ठीक है। फंक्शन जो होता है ये डेवलप्स, एडॉप्ट, इवेल्युएट द ऑपरेशनल पॉलिसीज, प्रोग्राम, जीएफ, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ये सारा का सारा इनका फंक्शन है, ये मिलकर इसके रोल्स प्ले करते हैं, ठीक है। जीएफ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, दैट जीएफ इटसेल्फ इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जीएफ पे वैसे भी यूपीएससी में क्वेश्चन हो चुके हैं, और जीएफ के पीछे जो आता है वो कौन आता है, याद रखिएगा, पृथ्वी समिट, अर्थ समिट, जिस पे अभी हम बात कर रहे थे 1992। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी को ब्रीफ में बात करें तो मैंने अभी बोला रियो अर्थ समिट के अंदर 1992 में इसको लाया गया। इसका जो ये मल्टीलेटरल फंड है, यानी कई डिसिप्लिन में काम करता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग या एक सेक्टर में नहीं, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो ये डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं इनको डिफरेंट तरह के जो कार्य होते हैं उनको सपोर्ट करता है। कुल 5 इनके एरियाज हैं, फोकस एरियाज हैं, जहां पर ये फंडिंग वगैरह जनरेट जो करते हैं उनको देते हैं, मदद करते हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी लॉस को लेकर, केमिकल्स और उसके वेस्ट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, इंटरनेशनल वाटर को लेकर और लैंड डिग्रेडेशन को लेकर। टोटल 185 मेंबर्स हैं जो इनके 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 मेंबर हैं, ठीक है। अदर की इंफॉर्मेशन में अगर हम जाते हैं तो जीईएफ के अंदर दो तरह की फैसिलिटी है जो फंड होती है। एक जो फंड है वो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के नाम से जाना जाता है जीईएफ के अंदर, और दूसरा जिसे हम कहते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री तो आप समझ ही चुके हैं, जो कि सबसे कम विकसित राष्ट्र हैं उनके लिए, और स्पेशल जो किसी विशेष प्रोविजन को लेकर पूरी दुनिया के लिए। तो स्पेशल क्लाइमेट फंड करीब करीब सबके लिए है, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड सिर्फ और सिर्फ उन कंट्रीज के लिए जो बहुत कम डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। गॉट इट। और आगे लिए चलते हैं, यहां पर आपको बताऊं ये जीएफ जो सपोर्ट कर, इन दोनों फंड पर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर डिटेल में। एक चीज और बता दूं, यहां पर जो मॉन्ट्रियल, ये किस किस को सपोर्ट कर रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, यूएन लॉ ऑफ सी ट्रीटीज को, मारपॉल ट्रीटीज को, बहुत सारे ट्रीटीज वगैरह को ये सपोर्ट करता है जीएफ। याद रखिएगा ये 5 फोकल एरिया से जुड़े जो भी चीजें आती हैं उनको सपोर्ट करता है। यहां पर मैंने फाइनेंशियल मैकेनिज्म और 5 मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस का नाम लिया है जिसको जीएफ सपोर्ट कर रहा है। एक तो सीबीडी को लेकर जिसके अंदर आप कार्टाजेना, नगोया ऐसा बात करते हैं, यूएनएफसीसी को लेकर जिसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस, ये सारी चीज़ें आती हैं, ग्लासगो आता है, मिनीमाटा कन्वेंशन को लेकर जहाँ पे मरकरी के लिए बात होती है, स्टॉकहोम कन्वेंशन जहाँ पर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की बात होती है, बताऊंगा क्या होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, और यूएनसीसीडी को लेकर यानी पूरी दुनिया को डेजर्ट होने से बचाना, इस पर भी अभी हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। इन सब के लिए ये फंडिंग का काम करता है। अब आपको लिए चलते हैं 2 फंड के बारे में, ठीक है, जहां पर स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड के बारे में बात होती है। दोनों जीईएफ के अंदर ही आते हैं। पहले आपको बताऊं कि दोनों के दोनों फंड एक्चुअल में लाए गए 2001 में, ठीक है, दोनों के दोनों 2001 में लाए गए। पहले हम लोग स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की बात कर लेते हैं। स्पेशल क्लाइमेट चेंज जो फंड है इसमें है क्या, जरा देखना, ठीक है। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है, पहला ये फाइनेंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। कौन कौन से फाइनेंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है यहाँ पे, जैसा किसी एडॉप्टेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री से जुड़े हुए फंडिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को लेने वाले इन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए दुनिया में जो जो चीज़ें चल रही हैं उनको फंडिंग देने का काम जो है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के नाम से जाना जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज है ना, जो खतरे की निशान पर जो आने वाले कंट्रीज हैं, उनको जरूरी नहीं कि उन खतरे पर आने के बाद ही हम उनको कोई सुविधा प्रोवाइड करें, उससे पहले यहाँ पर उनको स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के अंतर्गत उनको मदद की जाएगी। तीसरा, जो ग्लोबल है ना, जो इन्वायरमेंटल फंड की जो बात हो रही है, ये न्यू क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन स्ट्रेटजी 2022 से और 26 के पीरियड के लिए जो एडॉप्ट किया जा रहा है, ओके, वहां पर क्या करेगा, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो होगा उसको सपोर्ट करेगा। किन किन चीजों में, किस किस एरिया में, जहां पर 2022 से 26 के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक तो सपोर्टिंग द एडॉप्टेशन नीड स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट, ठीक है, तो जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है उनको सपोर्ट करना। और दूसरा यहां पर कहा जा रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशंस और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के इंगेजमेंट को भी प्रमोट करना, ये उनको भी किसी तरह की हेल्प चाहिए फंडिंग वगैरह की तो देना। ये चीजें आपको स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के अंदर आती हैं। अब लिए चलते हैं लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड के अंदर क्या क्या था। देखो, इसे इस्टेब्लिश किया गया 2001 में,
खास तौर से अगर आप देखो ये किसको सपोर्ट करता है, इस तरह के लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो होते हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट होता है वो सब कुछ नेशनल एडॉप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंदर आता है। यानी कहने का मतलब है जिस तरह के फाइनेंस वगैरह सपोर्ट दिए जाते हैं इन कंट्रीज के अंदर, जो उनके अपने एडॉप्टेशन प्रोग्राम जो लाए जाते हैं अपने कंट्रीज में पोल्यूशन की सुरक्षा के, पोल्यूशन वगैरह या लैंड डिग्रेडेशन को बचाने के लिए, उनके लिए लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए एक फंड है। और ये नेशनल एडॉप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कंट्री जो है वो किस तरह के प्लान चला रही है, उनके अकॉर्डिंग उनको हेल्प दी जाती है। ओके, तो कंट्रीज प्रायोरिटीज फॉर द एडॉप्टेशन एक्शंस के हिसाब से लिया जाता है। और ये जो पूरा है आपको बताऊं, ये कहीं ना कहीं जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं ये यूएनएफसीसी के अंतर्गत ही काम करते हैं, यानी पूरी दुनिया को ग्रीन हाउस गैस से बचाने का प्रयास करते हैं। वो सारी कंट्रीज ही लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड के बेनिफिशियरी होते हैं। तो ये दो फंड है, थोड़ा सा ध्यान रखना, दीज फंड कैन बी अ गुड क्वेश्चन। फिलहाल जीएफ स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रहा है न्यूज़ में तो एक बार बता देना, फिलहाल समझदारी है। 7th फेज ऑफ एसजीपी जो है स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम जो है, जिसको जॉइंटली जो इम्प्लीमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के साथ, यानी भारत की अपनी मिनिस्ट्री के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स यूट सब ने मिलकर किया है। ये कारपोरेट प्रोग्राम है, फिलहाल 1992 से लाया गया था और ये पृथ्वी समिट्स के साथ से ही शुरू हो रहा है। यहाँ पर फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है हर किसी को, खासतौर से सिविल सोसाइटीज़ वगैरह भी आ जाते हैं। और यहाँ पर इस फ्रंट को जनरेट करने के लिए $50,000 का ग्रांट जो है जनरेट किया गया है, जिसके अंदर पूरे के पूरे 136 कंट्रीज ने सपोर्ट किया है इस ग्रांट को जनरेट करने में। तो जीएफ स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम भी थोड़ा सा ध्यान रखें, इट वाज आल्सो इन द न्यूज़। ओके, अगले टॉपिक है आपको लिए चलते हैं इंडिया का जो अपडेटेड एनडीसी है। अपडेटेड एनडीसी में हम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि भारत का जो अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो क्या है। देखो, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का अगर हम बात करें तो फिलहाल इसको पहले हम लोग आईएनडीसी के नाम से जानते थे, बाद में इसका जो नाम है वो एनडीसी कर दिया, और ये सब कुछ जो पीछे है वो नामा से लिया गया है, नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन प्लान। लेकिन अब इतनी कहानी तो स्टैटिक में ही संभव है फिलहाल, लेकिन ऑब्जेक्टिव इतना जरूर बोलूंगा, जो बाली रोड मैप आया था 2007 के आसपास, ठीक है, जो यूएनएफसीसीसी का एक कन्वेंशन था बाली रोड मैप, जहां बाली में इंडोनेशिया में जो मीटिंग हुई थी, जहां पर नामा की बात हुई थी। नामा में कहा गया था नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन प्लान, यानी कंट्री वाइज आपके लिए जो एप्रोप्रिएट तरीका हो पोल्यूशन वगैरह को कम करने का, उसके लिए आप कौन सा एक्शन बनाना चाहते हैं, प्लान लेना चाहते हैं, वहां पर उसी चीज को आगे चलकर आईएनडीसी की तरह से मॉड्यूलेट कर दिया गया, मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए और उसी को इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के नाम से बोला गया, और आगे चलकर उसमें से इंटेंडेड हटा दिया गया। अब ये हो गया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बिल्कुल वही था जो उसके बैकग्राउंड में नामा में बोला गया था, नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन प्लान। एनडीसी में क्या है, एनडीसी में क्या, हर कंट्री को कहा गया कि आप अपने कंट्री के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से बताइए किस बेस ईयर के हिसाब से अब आगे भविष्य में इन्वायरमेंटल समस्या को, पोल्यूशन को कहां तक कम करेंगे 2030 तक। तो यहां पर बोला भी गया था इन चीजों को। अब पेरिस कन्वेंशन जो हो रहा था यूएनएफसीसीसी का जो कोप 21 मीटिंग हुई थी, जो कि पेरिस में हुआ था, इट वाज इन 2015। तो वहां बोला गया भाई आप सब लोग सारी कंट्री बता देना कि आप लोग की एनडीसी क्या चलेगी। वो अलग बात है, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा था। तो अब बताया जा रहा है कि भारत का अपना जो अपडेटेड एनडीसी है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, वो क्या है, यानी भारत किस बेस ईयर के हिसाब से किस ईयर तक क्या टारगेट अचीव करने वाला है। यही चीजें यहां पर आती हैं जिसको हम लोग कहते हैं एनडीसी। इंडिया रिसेंटली सबमिटेड अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टू यूएनएफसीसीसी। पहली एनडीसी जो सबमिट हुई थी, है ना, सबमिटेड टू यूएनएफसीसीसी, वो 2015 में हुई थी भारत की। लेकिन भारत ने अभी उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, यानी कहने का मतलब है 2015 के बाद 2022 में क्या क्या चेंजेस भारत ने किए हैं, तो एक आपका करंट अफेयर्स का अपडेट हो जाता है, जिसको हम लोग इस पूरे के पूरे डिस्कशन में देखने वाले हैं। यहां देखेगा इंडिया का जो अपडेटेड एनडीसी है ना, फिर मैं कह रहा हूं एनडीसी की पूरी कहानी शुरू होती है यूएनएफसीसीसी से, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से, और जहां पर पूरी दुनिया में यूएनएफसीसी काम करता है। ये बॉडी यूएनएफसीसी वही है जो पृथ्वी समिट्स के अंदर 1992 में लाया गया था, जिसका मेन काम था पूरी दुनिया को ग्रीन हाउस गैस से बचाना, उसको स्टेबल करना, उसको प्रॉपर लेवल तक ले आना।
इंडिया अपडेटेड एनडीसी में क्या क्या चीज़ें देखेगा, यहाँ पर केयरफुली कंसीडर किया गया इंडिया का जो अपना नेचर सर्कमस्टांसेस है, जो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज के बेस पर। देखो मैंने अभी आपको बोला था कि अगर हम इन्वायरमेंट के प्रिंसिपल पर बात करें जिनमें कुल 10 प्रिंसिपल हैं, ठीक है ना, उसमें से एक और प्रिंसिपल है जो यहां लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। सबको एक कॉमन काम ही करना है, क्या, ग्रीन हाउस गैस एमिशन से बचाना है, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होगी। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग होगी, ये डिपेंड करेगा आप पे कंट्री के रिसोर्सेज पर। भाई कोई कंट्री गरीब है, कोई कंट्री अमीर है, तो एक ही तरह के नियम कानून अब सबके लिए कैसे बना सकते हैं, यही लॉजिक है जो मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और आगे आपको लिए चलता हूं, देखिएगा यहां पर जो फ्रेमवर्क है इंडिया का, जो क्लीनर एनर्जी फॉर द पीरियड ऑफ 21 से 2030 के लिए जो इंडिया ने टारगेट बनाया है, जिसमें 2015 में जो चीजें बोली थी हम 21 से क्या करेंगे, उसमें 2022 में कुछ और चेंजेस कर दिए गए, ठीक है। यहां पर 2-3 ऐसे क्वांटिटी टारगेट्स हैं 2015 के एनडीसी में जो चेंज किए गए हैं, और खासतौर से जो चीजें लाई गई यहां पर कोशिश ये किया जा रहा है कि हम आगे भविष्य में, ठीक है, 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करें 2030 तक, जिससे अच्छा खासा 1 बिलियन टन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 2030 तक इंडिया के एरिया से हम कर चुके होंगे, फाइन, कम कर चुके होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं यहां पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारे इंडिया के अपडेटेड एनडीसीज के अंदर आ रही हैं। तो क्या है अपडेटेड एनडीसीज, इस पे हम लिए चलते हैं आपको आगे की तरफ, ठीक है। उससे पहले आपको छोटा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं, देख लेना, ठीक है। फिलहाल यहाँ सीधे सीधे लिए चलते हैं। COP 26 में यूएनएफसीसी के लिए जो रिक्वेस्टेड ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो हुआ था 2021 में, उसमें जो पोस्ट 20 से जो पोस्ट 2020 क्लाइमेट एक्शन, मतलब 2021 से 30 के बीच क्या करना है, उस बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बोली गई थी एनडीसी में बाय द एंड ऑफ 2022, ठीक है। एक तो बोला गया कि ठीक है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करो, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर किसी को पता है, आप ऐसे भी टिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को करना होगा जिसकी मदद से हम लोग जो राइजिंग ऑफ टेम्परेचर है उसको कम किया जाए। हर 5 साल के अंदर यूएनएफसीसी सेक्रेटरीट्स में हमें चीज़ों को सबमिट करना होगा कि कौन सी कंट्री किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कर रही है। और अगला ये है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट राइटिंग मैकेनिज्म वेयर इन द कंट्रीज मस्ट रिवाइज देयर प्लेजेस टू बी मोर एम्बिशियस एवरी 5 ईयर्स। तो ठीक है ना, 5 साल में अगर करोगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कौन कंट्री कितने एम्बिशियस होकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किस लेवल पर काम कर रहा है, ये देखेगा। COP 26 में जब पंचामित्र की बात होती है, ठीक है, ग्लासगो में, फिलहाल हम इस पे आगे काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट जो COP 26 समिट जो ग्लासगो में बात होती है, जिसे हम पंचामृत के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनमें जो पंचामृत में जो 5 पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से। पहला ये बोला कि भी देखो ऐसा है 2017 तक भारत नेट जीरो के कॉन्सेप्ट को पहुंच जाएगा। अब 2070 तक भारत नेट जीरो का मतलब क्या होता है, जिस हिसाब से हम कार्बन एमिशन करेंगे उस हिसाब से हम कार्बन को वहां से अवशोषित भी कर लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि वातावरण में एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन नहीं रहेगा। पहला भारत का कार्बन न्यूट्रलिटी, या इसको नेट जीरो बोल सकते हैं। दूसरा, भारत जो नॉन फॉसिल एनर्जी है ना, फॉसिल वाला जैसे पेट्रोल कोल है, उसको भारत यहां पे कह रहे हैं 500 गीगावाट की कैपेसिटी तक पहुंचा देंगे 2030 तक। सेकंड, तीसरा कह रहा है 50% जो हमारी एनर्जी होगी भारत में वो रिन्यूएबल ऊर्जा से 2030 तक होने लगेगी। तीसरी चीज, और आपको पता है सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं, कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की बात कर रहे हैं। चौथा कह रहा है कि देखो ऐसा है कि 1 बिलियन टन कार्बन एमिशंस को हम कम कर देंगे, जिसको आप कहते हैं कार्बन क्रेडिट्स वगैरह, ठीक है। काफी अच्छा कार्बन क्रेडिट करने वाले हैं। और यहां बोला जा रहा है जो पहले का टारगेट था 33 to 35% कार्बन एमिशन 2005 के जो जीडीपी के लेवल कम करना था, वो 45% तक 2030 तक अचीव करेंगे। यानी एक बेहतरीन ही रिजल्ट हम लाने की बात कर रहे हैं। तो ये है पांचों के पांचों पंचामृत जिनके बेसिस पर यहां पर ग्लासगो COP 26 में बोला गया था। यानी यूएनएफसीसीसी के जो COP 26 की जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग हुई थी 2021 में, वहां पर ये चीजें लाई गई। फिर मैं आपको कह रहा हूं COP 26 और COP 27 में मैं अभी आगे डिटेल में आपसे फिर बात करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि COP 26 COP 27 आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते रहो दोस्त। टॉपिक बहुत ही मजेदार है अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, नहीं तो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता एनवायरनमेंट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, कहाँ तक जाता है।
देखो, इंडिया का नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है, जो एनडीसी है, जहां पर क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं वो क्या है और क्वालिटेटिव टारगेट्स हैं वो क्या है, उस पर थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, क्वांटिटेटिव टारगेट्स में क्या रखा गया, टारगेट जो 2030 का है वो क्या है, उसमें से जो प्रीवियस एनडीसी भारत ने दिया था वो क्या था, और जो अपडेटेड एनसीसी 2022 में जो चेंजेस है उसमें क्या किया गया है, और इस हिसाब से भारत में जो प्रोग्रेस है वो क्या चल रहा है। पहला बोला गया कि ठीक है भाई, रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी का हम कम करेंगे। पहले बोला गया कि 33 से 35% बाय 2030 तक करेंगे, फिर बोला जरा 22 तक आते, नहीं नहीं हम 45% तक कम करेंगे। तो अच्छी बात है ना, 2005 के लेवल का इसका। और यहां पर अगर देखा जाए प्रोग्रेस तो लगभग 28% के आसपास एस्टिमेटेड रिडक्शन है जो अभी 2005 के लेवल पर हम पहुंचा रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से हम एमिशन रिडक्शन और चीजें कर रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 2005 के 28% के लेवल तक चले जाएंगे। घबराइए नहीं, अभी धीरे धीरे यहां पर सरकार और प्रयास कर रही है, नई नई चीजें ला रही है, ठीक है, उसको हम लोग वहां तक 45 तक कर लेंगे, घबराइए नहीं। दूसरा कहा जा रहा है कि क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, पहले बोला गया कि 40% नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, अब बोला गया नहीं हम 50% तक करेंगे। और यहां देखा जा रहा है कि जिस स्पीड से अभी हम अल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं वहां पर 42.3% तक तो अचीव आसानी से कर लेंगे, घबराइए नहीं, इसको भी हम धीरे धीरे 50% तक दिखा ही देंगे। अभी समय है हमारे पास कम से कम 7 से 8 साल का, ठीक है। अगला कहा जा रहा है क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक, यानी वातावरण से कार्बन को हम और ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे, कार्बन को कम कर देंगे। पहला बोला गया 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट करेंगे, फिर कहा जा रहा है यहां पे भी हम इतना ही करेंगे, ठीक है। यहां पर कोई कम करने की बात नहीं, यहां पर सेम ही क्वांटिटेटिव वैल्यू को रखा गया। क्वालिटेटिव वैल्यू क्या कहता है, क्वालिटेटिव वैल्यू क्या कहता है 2022 के अंदर चेंजेस में देखेगा, ये सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। यहां पर देखा काफी चीजें तो सेम है, जो पहले थी वही यहां पे भी है। पहला कहा जा रहा है क्वालिटेटिव, अगर हम टारगेट्स की बात करें तो क्या कहा जा रहा है, प्रीवियस जो एनडीसी 2015 का है और जो अभी एनडीसी 2022 का है, इनमें क्या चेंजेस है देखिए। एक तो कह रहे हैं कि यहां पर हम कोशिश करेंगे कि हेल्दी और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग लाइफ को और बेहतरीन किया जाए, प्रोपेगेट किया जाए, ठीक है। इसके लिए ट्रेडिशन एंड वैल्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडर्नाइजेशन को किया जाए, यानी जो हमारे अंदर जो संरक्षण के अपने ट्रेडिशनल तरीके हैं उनको अपनाया जाए। फिर यहां क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो जो चीजें हम कर रहे हैं हेल्दी सस्टेनेबल वे को तो पहुंचा ही रहे हैं, वो अच्छी चीज है, यहां पर डिपेंड करेंगे जो ट्रेडिशंस और जो वैल्यूज हैं उस जगह के एरियाज में जो कंजर्वेशन और मॉडरेशन करने के लिए उसको मेजर करना जरूरी है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी हेल्दी सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को ऐसे कुछ भी कर ले, नहीं, वहां के जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, जो चीजें हैं वहां के अनुकूल लानी होगी, सिर्फ अपनानी नहीं है। और यहां पर कहा गया एक मास मूवमेंट को लाने के लिए, यहां पर बोला गया लाइफ का मतलब होता है लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट एज अ क्लाइमेट चेंज को लेकर, यानी क्लाइमेट चेंज के साथ जीवन में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं मानव के जीवन में, उन सारी चीजों को यहां पर चेक किया जाएगा। बाकी इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, अडॉप्ट क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ, वो चीज यहां पर सेम रखी गई। बेटर अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज, वो चीज भी यहां पर सेम रखा गया। मोबिलाइज द डोमेस्टिक एंड न्यू एडिशनल फंड, वो भी यहां पर सेम रखा गया। बिल्ड कैपेसिटी क्रिएट डोमेस्टिक फ्रेमवर्क और इंटरनेशनल आर्किटेक्चर, वो भी यहां पर सेम रखा गया। यानी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आर्किटेक्चर, जो तरीके अपनाए जाएंगे वो ही अपनाए जाएंगे, वो अभी भी सेम है। हाँ, वो चीजें वैसी ही रहेंगी जैसे कि पहले थी। तो ये भारत का है, भारत ने इसमें क्या क्या किया आपको दिखा दिया। अगला टॉपिक आपको लिए चलते हैं, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो अगला कॉन्सेप्ट आता है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसको हम शॉर्ट में CCUS के नाम से जानते हैं। क्या है CCUS, समझिएगा दोस्त, होता क्या है CCUS। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज में क्या क्या चीजें आती हैं, इधर चलो। सीधी बात कह रहा है कि हम कार्बन जो एटमॉस्फेयर में निकल रहा है ना, उसको वहां से किस तरीके से यूटिलाइज कर लें, कम कर लें। पीछे के चैप्टर में भी आप लोगों ने देखा होगा, है ना, मतलब पीछे के टॉपिक्स में जो इसके पहले मैंने भी डिस्कस किए, वहाँ मैंने अभी आपको बताया ही था किस तरीके से हम लोग कार्बन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ठीक है, क्या लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज पॉलिसी को, है ना। उसका एक फ्रेमवर्क बनाया है, और उसका जो फ्रेमवर्क बनाया है वहाँ पे कोशिश की गई है किस तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस है जिसकी स्थापना हुई है, कह लो कि मिलकर काम हो रहा है IIT मुंबई और GNCSR के द्वारा। GNCR जिसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु। यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि हम ये जानें कि किस तरीके से हम कैप्चर कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से। यहाँ पर मैपिंग की जा रही है रिसर्च और डेवलपमेंट में कौन कौन से इनोवेशन एक्टिविटीज लाए जा सकते हैं, किस किस तरह के चैलेंजेस हैं,
है ना, चैलेंजेस हैं कार्बन कैप्चर को लेकर, ठीक है। नेट जीरो पे CO2 एमिशन को कैसे पहुंचाया जाए, किस तरीके से पावर प्लांट वगैरह को पूरे ढंग से काम कराया जाए जिससे कार्बन एमिशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लें या यूटिलाइजेशन कर लें। और यहीं पर CCS टेक्नोलॉजी को एक्सेलरेट करने की कोशिश की जा रही। कैसे करेंगे, यहाँ आइएगा। अगर हम CCS की बात करें, देखो ऐसा है कि जो फ्लू गैस होते हैं, ओके, जो फ्लू गैस होते हैं, जब हम किसी हाइड्रोकार्बन किसी फूल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जलाते हैं तो उससे जो चीज़ निकलती है उसको फ्लू गैस कहते हैं। उनमें CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वही बात की जा रही है कि हमें कोशिश करनी है इस तरह की टेक्नोलॉजी को जहाँ पर हम CO2 को रिमूव करें फ्लू गैस में से, ठीक है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा जो बढ़ रही है वो ना हो, ठीक है। और यहां पर उस CO2 को पूरी तरह से रिसाइकिल करके यूटिलाइज कर दें, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि पूरी तरह से नेट जीरो वाले कंसेप्ट को पूरा करें, ठीक है। और आगे समझो, फ्लू गैस जनरली प्रोड्यूस कहाँ से होता है, मैंने अभी आपको बोला था, जब कोई हाइड्रोकार्बन वाली चीज़ ले लो, लकड़ियाँ हैं, नेचुरल गैस है, ऑयल है, कोल है, और उसको खूब अच्छे खासे टेम्परेचर पे जला दो, ठीक है, अच्छे खासे टेम्परेचर पे जला दो, इससे फ्लू गैस निकलती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी है जो मैं अभी यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कन्वर्टेड करना है, जहाँ पर मीथेन, मेथेनॉल, रेफ्रिजरेंट, बिल्डिंग मटेरियल, इन सब चीज़ों में उस तरह की चीज़ों को इकट्ठा कर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैप्चर द गैस डायरेक्टली फ्रॉम द फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं जहाँ से हम उनमें यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली उसको। इसके अलावा फार्मा में, फूड एंड बेवरेजेस में, इंडस्ट्रीज एज वेल एज द एग्रीकल्चर सेक्टर में हम इन CO2 को उपयोग कर सकते हैं, उनको इकट्ठा करके, ठीक है। फिलहाल CO2 के बहुत सारे यूजेस भी हैं और मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको इस पिक्चर में थोड़ी सी समझाने की कोशिश की गई है CCUS को, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज को। हमने क्या किया, हमने कार्बन को एटमॉस्फेयर से लिया, ये देखो किसी इंडस्ट्रीज में जो धुआं निकल रहा है वहां से CO2 निकल रहा है, उसको हमने कैप्चर किया, ठीक है। जो भी पावर स्टेशन वगैरह से निकल रहा है उसको हमने कैप्चर किया, ठीक है। उसको कैप्चर करके हम कहाँ ले गए, देखो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये होता है उसको कैप्चर करके सीधा का सीधा उससे कोई प्रोडक्ट बना लें, उससे किसी तरह के सर्विसेज में यूज़ कर लें, एक तो ये हो सकता है, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि उसको हम ले जाएं, ट्रांसपोर्ट करें, और ट्रांसपोर्ट करके हम शिप वगैरह से, ट्रक वगैरह से, पाइपलाइन वगैरह से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएं जहाँ पर उसको स्टोर कर लें, उसको स्टोर कर लें। अब देखो यहाँ पे शिप से ले जा रहे हैं, गाड़ियों से ले जा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है उसको ले जाकर नीचे हम डंप कर दें, डंप कर देंगे तो क्या होगा, उसको बोलेंगे जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन, उसको हम बोलेंगे जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। और इतना ही नहीं, इन ट्रकों से आप वहां भी ले जा सकते हैं जहां पर ले जाकर इन CO2 से आप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकते हैं, किसी फ्रूट वेजिटेबल के प्रिजर्वेशन में यूज कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे अलग चीजें हैं। इस तरह से हम CO2 को किसी भी तरह से यूटिलाइज और स्टोरेज कर सकते हैं। यहां मैंने एक छोटा सा एक डिफरेंस लाया है, जहां पर मैंने पीछे के लेक्चर में भी अभी पीछे अभी जो डिस्कशन किए हैं वहां पर मैंने आपको कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। यानी कहने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में CO2 के बढ़ने से बहुत फायदे भी होने वाले हैं, तो इन CO2 से हम फायदे भी ले सकते हैं। यहां पर मैंने एक अलग से क्वेश्चन बनाया क्योंकि मुझे लगता है आप बार बार सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से हार्मफुल इफेक्ट, मैंने बोला भाई बेनिफिशियल भी देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कैसे कैसे उपयोगी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए उपयोगी हो सकते हैं क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में इन्हीं CO2 का यूज करते हैं, पहली चीज। दूसरा, कार्बन अगर पौधे पास CO2 ना हो तो पौधे फोटोसिंथेसिस बंद कर दें, पौधे खत्म। गॉट इट। वहीं दूसरी चीज अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, इनको हम रेफ्रिजरेंट्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, खास तौर से फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह के फॉर्म में एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ हम ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह के जो एमिशंस होते हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेज यानी CO2 वगैरह निकलते हैं, इससे कुछ फायदे ये होते हैं, कार्बन फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कहने का मतलब है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है C3 जैसे पौधों में, जो मैंने पीछे के डिस्कशंस में आपको बताए हैं। यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को रखकर, आपने देखा होगा वो जो एक नहीं लेकर घूमते हैं ट्रॉलीज टाइप का, आइसक्रीम, वो आइसक्रीम के अंदर आप देखो धूप में भी घूम रहे होते हैं लेकिन वो आइसक्रीम नहीं पिघलती है, अंदर उसको ठंडा करने के लिए सॉलिड CO2 का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सॉलिड CO2, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं। तो सॉलिड CO2 में CO2 आया कि नहीं आया? ड्राई आइस आया। उस तरीके से हम रेफ्रिजरेंट में यूज कर सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को बेकिंग पाउडर या ईस्ट वगैरह से निकाल कर वहां पर अच्छे तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकते हैं उस जगह पर बेकिंग वगैरह के प्रोडक्ट्स में भी, क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह सब चीजें होती है वो एनारोबिक होती हैं और वहां पर काफी अच्छे तरीके से एक्टिविटी कर और बेकिंग में यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, बेकिंग वगैरह में इनको हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें COP15 पर बात करते हैं। स्पेशली ये टॉपिक जो है वो UNCBD से जुड़ा हुआ है। CBD मतलब वही कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओके,
देखो ये पूरी तरह से बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से जुड़ा है, लेकिन एक बात बता दूं, इसका भी ओरिजिन जो है ना वो अर्थ समिट ही है। मैंने पीछे के लेक्चर में आपसे बात किया था, मतलब अभी पीछे जो मैंने डिस्कशन किया उसमें बताया है कि अर्थ समिट जो 1992 में आया था, ओके, ये 1992 में जो अर्थ समिट है इसके अंदर टोटल आपको बताऊं तो कुल 5 डॉक्यूमेंट्स थे, और उनमें से एक डॉक्यूमेंट जो बाद में आता है, ओके, 5 डॉक्यूमेंट्स थे। उनमें से मैंने पीछे के लेक्चर में अभी आपको बताया हुआ है कि एक तो था आपका दैट वाज अ रियो डिक्लेरेशन, आई थिंक याद होगा, रियो डिक्लेरेशन, ओके, रियो डिक्लेरेशन। दूसरा था एजेंडा 21, दूसरा था एजेंडा 21 जिस पे बात हुई थी, ठीक है। तो पहला रियो डिक्लेरेशन, दूसरा था एजेंडा 21, तीसरा था दैट वाज अ फॉरेस्ट प्रिंसिपल, तीसरा था दैट वाज अ फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ठीक है, तीसरा था फॉरेस्ट प्रिंसिपल। चौथा जो था वो था UNFCCC जो अभी हम बात कर रहे थे, जिस पे लेके हम NDC की अभी हमने बात की ही है। इसके अलावा अगला है जिसको हम चौथा UNFCCC, और पांचवा जो है वो UNCBD है। तो ये कुल 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इन्हीं 5 डॉक्यूमेंट पे जाकर बेस्ड होकर पूरा का पूरा अर्थ समिट के अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ये सारे के सारे अलग अलग डिसिप्लिन पे काम करते हैं। UNFCCC हमने अभी कई बार डिस्कशन कर लिया है, अब हम यहाँ पर UNCBD के बारे में बात करते हैं। पर एक बात और आपको बता दूँ, ये सारी चीज़ें फिलहाल 1992 में अर्थ समिट के अंदर लाई जाती हैं। फोर्स होते समय कोई 1993 में आकर फोर्स में लाया जाता है, कुछ 94 में जाकर फोर्स में आता है। यहीं पर एक चीज़ एजेंडा 21 के अंदर आगे चलकर 1994 में लाया जाता है, जिसका नाम होता है UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यहाँ पर भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो अभी जब मैं UNCCD पे जाऊँगा तो कंफ्यूज मत होना दोस्त, ये सारी चीज़ें अर्थ समिट है, अर्थ समिट के पीछे वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट है, ठीक है, वो सारी कहानी हमने पीछे बात कर ली है। चलिए आगे लिए चलते हैं। यहाँ UNCBD के अंदर कौन से ऐसे अपडेट्स हैं उसे देखते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या यहाँ नए अपडेट्स आते हैं। इसका जो 15वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग होती है वो होती है आपकी मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, 7 to 19 दिसंबर 2022। तो ये आपके पेपर के लिए 2023 के लिए अच्छा करंट अफेयर्स का अपडेट बनता है। पता है ये 2 फेज़ में पूरा का पूरा कन्वेंशन हो रहा है। पहला जो फेज़ था ये एक्चुअल में वर्चुअल होता है कुनमिंग चाइना में अक्टूबर 2021 में, और आप समझ सकते हैं ये पूरा का पूरा जो टाइमिंग था ये कोविड का था, ठीक है। और दूसरा जो फाइनल फेज़ होता है वो मॉन्ट्रियल में होता है, वही मॉन्ट्रियल फाइनल फेज़ COP15 के नाम से जो मैं यहाँ पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। मेन उद्देश्य यही है कि ग्लोबल डाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है उसको अडॉप्ट किया गया है। और आपको बताऊं अभी जो दुनिया में जो UNCBD के अंदर जो टारगेट चल रहा था वो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट चल रहा था, जिसको अचीव करना था। ओके, अब ये आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो है उसका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब इसके ख़त्म होने के बाद अगला क्या, तो वहीं पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अब एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को एडॉप्ट किया गया है, ठीक है, किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी बता दूँ ये पूरी तरह से लीगली बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर कंट्री की कंडीशन अलग अलग है। यू कैन नॉट फोर्स ईच एंड एवरी कंट्री एट सेम लेवल। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, किसी के यहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छे हैं, किसी के यहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। तो वो सारी चीज़ों पे बेस्ड होकर इसको देखा गया, तो इसे लीगली बाइंडिंग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर GBF याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि एक करंट अपडेट्स में क्वेश्चन हो सकता है, जिसको हम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर है क्या इस पूरे के पूरे कनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल गोल्स फॉर 2050 के अंदर क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं, ठीक है। मैंने बोला ये पूरा का पूरा 2 फेज़ के अंदर पूरा हुआ है। फेज़ 1 जो था वो था कन्मिंग मॉन्ट्रियल, है ना, कन्मिंग जो फेज़ 1 था, और जो मॉन्ट्रियल है वो फेज़ 2 है। और ये पूरा का पूरा ओवरऑल जो गोल है, जो बायोडाइवर्सिटी का गोल है 2050 का, उसमें क्या बातें हो रही हैं जरा समझने की कोशिश करना। इसके अंदर टोटल 4 गोल हैं। पहला गोल कह रहा है हाल्टिंग ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शंस, यानी जहां पर ह्यूमन की वजह से हम किसी बायोडाइवर्सिटी का चीज़ों को एक्सटेंड कर रहे हैं उसे हाल्ट कीजिए, उसे रोकिए, उसके रेस्ट्रिक्ट कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारी
जो डाइवर्सिटी होगी काफ़ी हद तक खत्म ही हो जाएगी। और यहाँ कहा जा रहा है उसको इस तरीके से रिड्यूस कीजिए कि 10 गुना उसको कम कर दीजिए, यानी उसको किसी भी तरह की चीज़ों को बचाने की कोशिश 10 गुना ज़्यादा कम कर दी। यानी कहने का मतलब है कि बचाने की कैपेसिटी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस तरह की एक्टिविटी अगर आप 10 गुना कम कर देंगे। ये चीज़ 2050 तक अचीव करना। दूसरा कहा जा रहा है सस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को आप भले ही आज यूज कर रहे हो लेकिन उसको इस तरीके से यूज करें जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो और आने वाले समय के लिए हम किसी तरह का कोई नुकसान भी ना करें। तीसरा कह रहे हैं कि फेयर शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, यानी जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। अब जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए यहां पर एक टर्म लाया गया जिसको हम कहते हैं डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। अब डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जीन पूल, ये सारे के सारे जो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ना, उनके थ्रू हम डेटा को यहां पर एडजस्ट करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे, डेटा को मैनिपुलेट करेंगे और जेनेटिक बेसिस पर हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और चौथा यहां पर यह भी खोला गया, जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात की गई, यहां पर एडिक्वेट मींस ऑफ द इंप्लीमेंटेशन द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, उसको यहां पर अपनाने की बात हो रही है। खासतौर से यहां पे ध्यान दिया जाएगा कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं एलडीसी वाले, और दूसरा इसके अलावा जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट हैं उनको भी संरक्षण देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उन चीज़ों को अगर प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनमें वो ऐसे कंट्रीज है जो किसी भी तरह के कोई भी विकास या इस तरह के डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ये इसके अंदर पूरा का पूरा एजेंडा है कि हम उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चारों के चारों गोल हो गए, जो आपको यहाँ चारों के चारों आपको लॉन्ग टर्म गोल मिल जाएंगे। को15 के जो आउटकम्स हैं आपके सामने हैं। पहला आउटकम आपको बता ही दिया, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात होती है। दूसरा ये 4 जो गोल हैं जो मैंने अभी आपको समझा दिए हैं। तीसरा यहाँ 23 एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल टारगेट्स हैं जो 2030 तक अचीव करने हैं, पर उन एक्शंस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 23 एक्शंस यहाँ पर लाए गए हैं। यहाँ पर मेजर आउटकम्स जो है 2015 में कुछ और चीज़ें थोड़ी बात कर लेते हैं। एक स्पेशल ट्रस्ट फंड है जो स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। एक स्पेशल ट्रस्ट फंड है जो 2023 में लाया गया, जो 2030 तक के लिए सपोर्ट करेगा जितने भी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को लेकर जो प्रोजेक्ट होंगे उन सबको सपोर्ट करेगा ये ग्लोबल स्पेशल ट्रस्ट फंड STF। यहीं पर एक बात और बता दूं, जो फंड होगा ये हमारा अपना होगा, इक्विटेबल गवर्निंग बॉडी के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें, एक चीज और बता दूं, यहां नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान भी होगा, ठीक है। एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान होगा जो हर राष्ट्र अपने अपने एक्शन प्लान को बनाएगा, जिसके बेसिस पर ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क होगा GBF जो अपने आप में सफल होगा। नहीं तो इतना आसान नहीं है दोस्त। और यहीं पर एक बात बता दूं, ये पूरा जो NBS है ना, ये जो है NBSAP जिसको हम नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान कह रहे हैं, इसको ये कहा जा रहा है कि अगली बार का मतलब अगला कन्वेंशन तो 2024 में होगा, कोप 16वां मीटिंग जो होगा टर्की में, वहां पर हम इसके लिए कुछ कम्युनिकेटेड इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर्मेट जो होगा एक लाया जाएगा। अभी ये कहा जा रहा है कि ठीक है आप लोग अपने हिसाब से मैनेज करो, आगे कहा जा रहा है कि 2 साल के बाद जब अगली मीटिंग होगी तो यहां पर उसका एक फाइनल प्रूफ होगा कि इसको किस तरह के शेप या स्ट्रक्चर देंगे। तो अभी काफी हद तक ये चीजें आपके ऊपर छोड़ दी गई हैं, आगे इन चीजों के लिए भी कुछ नियम और कानून बनाए जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इन सबको GBF के नाम से जाना जा रहा है, ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये सारी की सारी चीजें लाई जा रही हैं। Parties should submit the national report containing agreed headline indicators in 2026 and 2029। वो देखते हैं दोस्त अभी 2026 2029 तक ये लोग क्या रिपोर्ट लाने वाले हैं। मल्टीलेटरल मैकेनिज्म जो है बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम द यूज ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को लेकर चलना है, यानी मैंने अभी आपको बोला है कि यहाँ पर पूरी तरीके से जेनेटिक रिसर्च पर काम होगा, यानी जो ऑर्गेनिजम्स हो जिस जगह की डाइवर्सिटीज में है वहाँ पर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी उनके जीन की स्टडी जरूरी है, और इसीलिए डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन की बात हुई है। यहाँ पर याद रखिएगा डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर का हो सकता है। यहां डेटा डिराइव फ्रॉम द लिंक टू द जेनेटिक रिसोर्सेज के बेस पे सारे डेटा होंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जीन सीक्वेंसिंग, इस तरह के सारे इंफॉर्मेशन किए जाएंगे। और पता है इस तरह की चीजें इसलिए भी जरूरी होती हैं, जैसे आपने mRNA वैक्सीन सुना होगा, DNA वैक्सीन सुना होगा, इस तरह के बेसिस पर, इस तरह के DNA सीक्वेंसिंग वगैरह के आधार पर हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत से तरह के अलग अलग रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी हेल्प मिलने वाली, जिसमें हम किसी पेस्ट को आइडेंटिफाई कर
सकते हैं किसी कीड़े को, है ना, किस तरह से इन्वेसिव है, किसी इकोसिस्टम रिसर्च को कर सकते हैं, कोई इन्वेसिव स्पीसीज है, कोई खतरनाक स्पीसीज है उस जगह को, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, किसी वैक्सीन्स को बना सकते हैं। ये सारे के सारे जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशंस हैं जो इसके अंदर गोल में रखे गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अचीव करने की कोशिश होगी। आगे लिए चलते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का एक ब्रीफ आपको देता हूं, एक्चुअल में सीबीडी है क्या। मैंने अभी आपको बोला था अर्थ समिट के अंदर लाया गया था, ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो रियो अर्थ समिट के अंदर लाया गया। ये पूरी तरह से एक लीगली बाइंडिंग है, मल्टीलैटरल ट्रिटी है, 196 इससे कंट्रीज हैं, टोटल के टोटल सिग्नेटरीज हैं। ये पूरा का पूरा 1992 में लाया गया है अर्थ समिट के अंदर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। कुल इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको संरक्षित किया जाए। दूसरा ये है कि जो कंपोनेंट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में पाए जाते हैं उसको सतत तरीके से यूज करें, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना करें। और तीसरा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, यानी जो नॉलेज वगैरह है, जो रिसोर्सेज है, इसका एक सही तरीके से एक दूसरे की जानकारी वगैरह देना जिससे उसका यूज हो ना कि मिसयूज हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है वो इसके अंदर ही आती हैं। अदर की इंफॉर्मेशंस क्या क्या है? अदर की इंफॉर्मेशन में ये क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक गवर्निंग बॉडी है इस कन्वेंशन का, जो हर 2 साल में होती है। आपको बता दूं, पता है पहले जो सीबीटी की मीटिंग होती थी हर साल में होती थी, अब इसकी 2-2 साल में, तभी तो कोप 15 के बाद अब कोप 16 2 साल बाद बोला जा रहा है। गॉट इट, ध्यान रखिएगा। अगला कोप 10 जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था, उसमें 2011 से 2020 का टारगेट आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट था जिसका ईयर खत्म हो गया, जिसके बाद ही ये जीबीएफ की बात हो रही है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात हो रही है, जो नई चीज आ गई अब तो। कुल 3 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है जो सीबीडी के अंदर, जो मेन इंपॉर्टेंस पे खूब सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए। स्टैटिक में मैंने कवर भी किया, अगर देखना, कार्टागोना प्रोटोकॉल एंड बायोसेफ्टी, नगोया प्रोटोकॉल और बेनिफिट ऑफ शेयरिंग, ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब लेके चलते हैं आपको भारत और सीबीडी को लेकर। आपको पता है सीबीडी में जो एक अगला टारगेट है वो 13 to 30 का चल रहा है। ये 13 to 30 जो है ना, एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके पेपर के लिए पूछा जा सकता है। 1994 में सीबीडी जो है, ओके, भारत जो है वो उसको अपनाता है। ओके, और भारत में अपना बताऊं तो हमारे यहाँ अपने भारत में एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है जो 2002 से प्रभावी है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हमारे यहाँ बनी है। जब इंडिया का जो एक्ट वाला पार्ट जो है मैंने स्टार्टिंग में कराया, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं। यहीं पर आपको बताऊँ कुछ हाई एम्बिशन कोएलिशन है जो बनेगा, जो काम करेगा, उसका एक हिस्सा होगा। अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड ऑन कंजर्वेशन मेजर पे काम करेगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ी चीज़ है कि नेचर और पीपल को जोड़ कर देखना है। कहाँ? भारत के अंदर भी जो हमने सीबीडी के एक्ट्स बनाए हैं, और ये पूरे की पूरी तरह से 13 to 30 टारगेट को सपोर्ट करता है। तो भारत का जो सीबीडी है वो 13 to 30 टारगेट को सपोर्ट करता है। ओके, अब यहाँ पर जरा देखना, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं 13 to 30 टारगेट को। देखो यहाँ पर मैंने 13 to 30 टारगेट को यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन। जो 13 to 30 टारगेट है वो लाया कब गया? वो 2019 में लाया गया। क्या टारगेट था? यहाँ देखो मैंने इस टारगेट को ढंग से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश किया गया था कि 2030 तक जो भी हमारा नेचर है ना, हमारा नेचर है, उसको 30% तक हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। जो हमारी प्रकृति है, जो हमने जितना नुकसान किया है, उसको 30% तक हम उसका प्रोटेक्शन कर लेंगे 2030 तक। उसी को 13 to 30 कहा गया। ओके, और यहाँ बोला गया सारी चीज़ें जो हैं वो पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर ली जाएंगी, वही जिसको हम GBF के नाम से जान रहे हैं। याद रखेगा 13 to 30 कंपेन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके पेपर में आता है तो कंफ्यूज मत करना। 2019 में सबसे पहले, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 2019 में सबसे पहले इस टारगेट को अपनाया गया, बोला गया, डिसाइड किया गया, और जाकर जो हमारा GVF आया है, जहां पर 2030 तक हमें टारगेट अचीव करना है, वहां पर 13 to 30 यानी जितना हमने नेचर को डिस्ट्रॉय किया है उसका 30% फिर हम नेचर को उसी हिसाब से रिबिल्ड कर देंगे। ये सारी की सारी चीजें हैं जो फोर्थ कमिंग कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को 15 में हुई हैं, जिसके बारे में बात हुई है। ठीक है, और आगे आपको लिए चलते हैं अगला, जिसको हमने अभी बोला था, जो एजेंडा 21 के अंदर लाया गया था, और ये चीज लाई गई थी 1994 में। वो अलग बात है, फोर्स में आने में इसको टाइम लग गया, लेकिन इसको लाया गया था 1994 में। इसके पीछे जो था पूरा का पूरा एजेंडा 21 था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में जोड़ सकता है। ठीक है,
जो अर्थ समिट के अंदर 5 डॉक्यूमेंट्स है। देखो यूएनसीसीडी का सीधा लक्ष्य है, आप नाम ही से जरा पकड़ो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी पूरी दुनिया को डेजर्टिफिकेशन से बचाना। यहाँ एलडीएन वगैरह की बात हुई थी जो मैं अभी यहाँ पर आपको बात करूंगा, लैंड डिग्रेडेड न्यूट्रलिटी की बात। इसका 15वां जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग है, ठीक है, जो अबीजान में होता है, गॉट इट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ एक्चुअल में बात करें तो कोप और एनसीडी की बात करें तो एक बाई एनुअली मीटिंग है, ठीक है, 2001 से हो रही है लगातार। को 15 जो अभी ऑर्गेनाइज हुआ है उसका जो थीम था लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ओके, यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि जो 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 गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको एक साथ लाना और सबको मिलकर दुनिया में जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है उसको बचाने की कोशिश करना। को 15 जो था वो इंडिया में हुआ था, उसका हो जो था वो इंडिया में हुआ था, ठीक है। और जो इंडिया में हुआ था वो 2019 में हुआ था, ठीक है, 19 में हुआ था। अब यहीं पर आपको बताता हूं इसमें कमिटमेंट क्या था। कमिटमेंट ये था भारत में कि रीस्टोर करना है 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया को, 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया को जो डिग्रेडेड एरिया है 2030 तक हम रीस्टोर कर लेंगे। कोप 14 जो भारत में हुआ था उसका जो थीम था वो रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर के नाम से बोला गया। ये ध्यान रखना, कोप 15 जो है वो अबीजान में हुआ है, जबकि को 14 जो था वो भारत में हुआ था। अगर हम यूएनसीसीडी की बात करें, यूएनसीसीडी की बात करें तो यहां पर स्टैब्लिश हुआ है 1994 में। पीछे इसके आता है एजेंडा 21 जो मैं 3 से 4 बार रिपीट कर चुका हूं। लीगली बाइंडिंग है, पूरी दुनिया को डेजर्ट से बचाना है, ठीक है। अब यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वर्ड ऑन द पाथ ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन एंड कार्बन न्यूट्रलिटी, ठीक है। कार्बन न्यूट्रलिटी, भाई सही बात है, अगर लैंड को बचाओगे, पेड़ पौधे लगाओगे तो कार्बन सिंक करोगे तो कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाओगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही हैं। इसमें टोटल मेंबर नेशन की बात करें 197, 196 तो टोटल कंट्रीज होगा, और एक को एक साथ ही यूरोपियन यूनियन को मान लो, ठीक है। MOEFCC इसका नोडल एजेंसी है भारत में जो इसको अपनाया है, और हम भारत में इसको लेकर सीरियस हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। अब यहां पर बात होती है मेजर इनिशिएटिव्स जो यूएनसीसीडी के अंदर लाए गए। पहला, लैंड डिग्रेडेड न्यूट्रलिटी। लैंड डिग्रेडेड न्यूट्रलिटी का मतलब होता है जिस हिसाब से हमने लैंड को डेजर्टिफिकेशन की तरफ ले गए हैं उसको फिर से नेचुरल कंडीशन में लाने की बात हो रही है, पहली चीज। दूसरा, इसके लिए एक एलडीएन फंडिंग की बात है। लैंड डिग्रेडेड न्यूट्रलिटी के लिए एक फंडिंग की बात है जिसको यूएनसीसीडी के कोप 13 मीटिंग में लाया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इस फंडिंग के लिए अगर बोले तो पब्लिक मनी के साथ साथ प्राइवेट कैपिटल वगैरह भी जनरेट किया जाएगा। दूसरी चीज, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एलडीएन फंड जो है वो कोप 13 में लाया गया यूएनसीसीडी की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम को लेकर लाया गया, जहां कोशिश की गई है कि जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए जो चैलेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई किए जाए, जिसके आधार पर डेजर्टिफिकेशन जो रहा उसको कंट्रोल किया जाए, साथ ही साथ जो सूखा पड़ रहा है उनको कम करने की कोशिश की जाए, उससे बचाने की कोशिश की जाए हमारे इस प्लैनेट अर्थ को। ये सारे के सारे जो मेजर जो इनिशिएटिव्स हैं याद रखेगा। अब कोप 15 जो अभी हुआ है, अभी जैन जहां पे मैं बोल रहा था, इसके कौन कौन से आउटकम है जरा समझिएगा। पहली चीज हमें कोशिश करनी है 1 बिलियन हेक्टेयर जो हमारा जो डिग्रेडेड एरिया है 2030 तक उसको सही कर देना, पहली चीज। दूसरा कह रहे हैं 2022 से 24 के लिए जो जो गवर्नमेंट या जो जो चीजें काम कर रही हैं ड्रॉट से लोगों को बचाने के लिए, है ना, वहां पर हमें उनको सपोर्ट करना है उनके मैनेजमेंट में। दूसरा जो कमिटमेंट है इसका। तीसरा कह रहा है कि यहां कोशिश करनी है कि जो बहुत सारे कन्वेंशन है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सबको कोशिश करनी मिलजुल कर ही काम कराना है। जैसे मान लो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसीसी, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे ग्रेटर सिनर्जी होनी चाहिए। सिनर्जी का मतलब एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ ही जुड़े। ग्लोबल वार्मिंग, अगर हम डिग्रेडेड लैंड को खत्म कर दें ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यानी कहने का मतलब सब एक दूसरे के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी सबको मिलकर काम करना होगा। अगला देखिए, अगला क्या आउटकम है यहां पर। अगला आउटकम ये कहता है कि न्यू डिक्लेरेशन इशूड, है ना, नए डिक्लेरेशन भी हमें लाने होंगे। कोशिश ये करनी है कि हमें लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स लाना है, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। दूसरा ये कह रहे हैं जेंडर इक्वलिटी की तरफ जाना होगा, जो कि लैंड रिस्टोरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ यूएनसीसीडी के लिए हमें कोशिश ये करनी है कि एक फ्लैगशिप रिपोर्ट जो ग्लोबल लैंड आउटलुक 2 है इसको जारी करना है और इसको अपनाना है। तो ये ग्लोबल लैंड आउटलुक 2 भी रिपोर्ट ध्यान रखिएगा जो कोप 15 का ही आउटकम है। अदर इनिशिएटिव्स में सबसे बड़ी चीज जो मैंने अभी आपको पीछे डिस्कशन में आपको ये बताया था ग्रीन जॉब्स के बारे में, तो यहां पर
कुछ ग्रीन जॉब्स के बारे में जब मैंने बात की थी तो मैंने आपको ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव्स के बारे में बात किया था जो अफ्रीका में लाया गया था। तो उसी तरह की इनिशिएटिव्स लाए जाएं कि अगर किसी पर्टिकुलर डिग्रेडेड लैंड है, डिजर्टिफिकेशन वाले लैंड है, उनको फिर से रिगेन कर दिया जाए तो वहाँ अच्छे खासे ग्रीन जॉब मिल जाएंगे और वहाँ इन्वायरमेंट भी सुरक्षित हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को अपनाया जाए, यानी बिजनेस फॉर द लैंड इनिशिएटिव्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो 2022 के रिपोर्ट्स हैं वहां पर ये बोला जा रहा है लगभग 2.3 बिलियन पीपल को फेस वाटर स्ट्रेस जो हो रहा है। ठीक है, ये देखो इसको जो ड्रॉप्ड इन नंबर्स जो रिपोर्ट आए हैं, इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। अदर इनिशिएटिव्स में इन लोगों की मदद भी की जाए। तो वहां पर बोला जा रहा है कुछ इस तरह की चीज़ें अपनाई जाए जहां लैंड इनिशिएटिव के साथ साथ एक तरह से बिजनेस प्रॉफिट यानी ग्रीन जॉब की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ पर ग्रीन जॉब की बात हो रही है। ठीक है, साहेल सोर्सिंग चैलेंजेस अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेट ग्रीन वॉल मैंने बोल ही दिया है। ठीक है, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव अफ्रीका में शुरू किया गया और इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं एक न्यू यूएनसीसीडी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की तरह भी इसको अपनाया जाए। ठीक है, ग्रेट ग्रीन वॉल यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पीछे के डिस्कशन में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप मुझे शुरू से सारे लेक्चर मतलब शुरू से कंटिन्यूअस सारे लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बोला मेरी क्लास कूद कूद कर अगर आप सुनते हैं तो प्लीज़ ना ही सुने, क्योंकि कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं इन पूरे लेक्चर्स में। ठीक है, आइए अब थोड़ा आपको लिए चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या आता है, क्या अपडेट आता है, जरा इसकी तरफ देखेगा। भारत की रैंकिंग 121 होती है 163 कंट्रीज में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रिपोर्ट आता है 2022 का, और यहाँ जो रिपोर्ट जो पब्लिश करता है उस एजेंसी का नाम है, उस नेटवर्क का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो यहां पर क्वेश्चन हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क को लेकर, जो पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में जो आता है, जो भारत की रैंकिंग 121 बताता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पहले इसको एसडीजी इंडेक्स या डैशबोर्ड्स के नाम से जाना जाता था। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, ये ईच कंट्री जो होती है उसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो उन्होंने अचीव किया, अपने टारगेट जो अचीव करे, जो 2030 तक का टारगेट है फाइनली, उसमें किस लेवल पर कहां पर क्या अचीव कर रहे हैं, उसको लेकर उसी आधार पर ये बनाया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग 121 आती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात करें, इसकी शुरुआत 2012 से हो जाती है। यूएन सेक्रेटरी जनरल है ना, जनरल बैन की मून उस समय होते हैं जो ग्लोबल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज के बेसिस पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह को अपनाते हैं, जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जाती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात सबसे पहले गोल की अगर बात हुई है तो 2012 में इस तरह की चीजें आई हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो फिलहाल वो अर्थ समिट में ही हो गई है, लेकिन गोल की बात हुई है तो 2012 में हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जरिए हम लोग एजुकेशन, रिसर्च, डिफरेंट तरह की पॉलिसी, ग्लोबल कोऑपरेशन अच्छा रखें, जहां पर हम पूरी तरीके से दुनिया को बचा सकें, है ना। और यहां पर आपके नॉर्मल विकास होने पर, एजुकेशन, पॉवर्टी, हेल्थ, इन सारी चीज़ों के होने पर कहीं ना कहीं हम क्लाइमेट चेंज वगैरह के इशूज़ पे भी यहाँ पर निपटान पा जाएंगे। मेंबरशिप 1700 मेंबर है, 15 नेटवर्क है अक्रॉस 144 कंट्रीज में जो इसके लिए काम कर रहा है। आगे चलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। वही नेटवर्क जो रिपोर्ट पब्लिश करता है। ओके, वर्क्स क्लोजली, यूएन एजेंसी के साथ मिलकर काम करता है। एक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है जो प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर काम करता है। एसडीएसएन की बात करें, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की बात करें, एक फ्रेमवर्क है जो ये पब्लिश भी करता है, जहाँ पर 6 ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क लाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ 6 ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को लेकर एसडीएसएन काम करता है। ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड स्टेट्स का है। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन 1901 में फ्रांस में इसकी स्थापना भी की गई थी, इस तरह की चीज़ों की। ठीक है, इंडिया का परफॉर्मेंस अगर देखें तो यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग जो है वो 3 नीचे खिसक चुकी है। अगर हम 2020 से 21 में अगर हम बात करें तो हम 120-21 पर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ इंडिया के रेफरेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अचीवमेंट्स बोल रहे हैं। 2 ऐसे सस्टेनेबल गोल हैं जो हम अचीव कर रहे हैं, अचीव कर चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 और 13। चैलेंजेस जो अभी हैं वो सस्टेनेबल नंबर 4 पे बने हुए हैं गोल पर। सिग्निफिकेंट चैलेंजेस जो लगातार बने हैं वो 3 पर बने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 7 और 10। आगे की स्लाइड में आपको सारे के सारे सस्टेनेबल गोल 17 जो गोल है वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल चैलेंजेस 11 में है भारत में, टोटल 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनमें से कुल ये 11 में अभी भी चैलेंजेस हैं जो भारत के लिए बचे हुए हैं।
ठीक है, चलेगा। यहाँ पर भारत के बारे में बात करें, इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क जो अपनाता है 2023 से 27 वाला, ठीक है, इसमें क्या क्या बात होती है, इसमें यही बोला जाता है पहली चीज कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कैप्चरिंग द इंटायरली ऑफ 26 यूएन एंटिटीज प्लान्स एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, ठीक है ना। तो भारत ने जितने भी यूएन के अंदर जो 26 एंटिटीज लाए गए हैं सारे के सारे प्लान को अपनाया है, फिलहाल उस पर जाने की जरूरत नहीं है। 4 पिलर्स हैं 2030 के एजेंडा के, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट्स और पार्टिसिपेशन, जो इंडिया की प्रायोरिटीज़ हैं। जो 6 आउटकम्स एरियाज हैं एसडीजीज में कौन कौन से हैं, हेल्थ एंड वेलबींग, न्यूट्रिशन एंड फूड, क्वालिटी एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट वॉश एंड रेजिलेंस और एम्पावरिंग पीपल, कम्युनिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। ये पूरे के पूरे 17 हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये आपको एसडीजी की साइट पर भी मिल जाएगा, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की साइट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सारे की सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की गई हैं। जहाँ पर एरो जो है वो इस तरह का दिखा रहा है, उसका मतलब होता है आप देख सकते हैं उस सेक्टर में आपको मॉडरेटली इंप्रूविंग मिल रहा है। जहाँ पर अप दिखाया जा रहा है वहाँ पर चीज़ें आपको ग्रोथ की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको डाउन की तरह दिखाया जा रहा है वहाँ पर डिक्रीजिंग हो रही है, यानी इस सेक्टर में और इस चीज़ कम हो रही है, इस तरह की चीज़ें। और अगर एरो सीधा दिखाया जा रहा है तो स्टिल अभी वो प्रॉब्लम जो है वो सेम बना हुआ है। तो इस तरह के एरोज के बेसिस पर यहाँ पर नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई हैं। तो ये है आपके पूरे के पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वो भी इंडिया का परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। आगे लिए चलते हैं आपको साइट की तरफ। साइट का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा। साइट्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, साइट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इधर देखो, इसकी जो 19th मीटिंग है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग जो साइट्स की है, जिसे हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, है ना, जो कि पनामा में हुआ है, गॉट इट। यहाँ के जो आउटकम्स हैं इसमें क्या कहा जा रहा है, साफ साफ बोला जा रहा है कि शार्क एंड रेस जो इस तरह की मछलियाँ हैं, स्पीसीज हैं, ट्रीज हैं, एम्फीबियंस हैं, टर्टल्स हैं, टर्टवाइज हैं, साथ साथ बहुत सारे सॉन्ग बर्ड्स हैं, उनको साइट के प्रोटेक्शन के अंदर लाया जाए, क्योंकि उनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो खतरे की निशान पे लगातार आ रहे हैं। यहां पर सी कुकुम्बर्स वगैरह को लेकर कुछ चीजें आई हैं, बोला गया सी कुकुम्बर को हमने अपेंडिक्स 2 के अंदर रख दिया गया है, इस कन्वेंशन के अंतर्गत इस प्रपोजल को यहां पर एक्सेप्ट किया गया है। क्या है ये सारे के सारे अपेंडिक्स जो साइट्स के अंदर आते हैं। अपेंडिक्स के बारे में बात करें तो कुल 3 अपेंडिक्स आते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स टी के 1 के अंदर वो स्पीसीज आती है जिनको प्रोटेक्ट करने की बात होती है, जिनको प्रोहिबिट है इंटरनेशनल ट्रेड, उनका पूरी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड वर्जित है, आप नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ कंडीशन में कर सकते हैं, वो भी अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च या उस तरह की चीजें करनी है तो। दूसरा अपेंडिक्स में आता है या इंटरनेशनल ट्रेड में भी ऑथराइज हो सकता है, पर वो कुछ कंडीशंस में, इसीलिए यहां पर कहा गया लुक अलाइक स्पीसीज, ठीक है, कुछ कंडीशंस में यहां पर हम कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट। और तीसरा अपेंडिक्स 3 में इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसमेन ऑफ स्पीसीज इज अलाउड, यहां पर आप परमिट लेकर उस एनिमल का या प्लांट का जो भी उस तरह का ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर इसके 3 डिफरेंट तरह के अपेंडिक्स हैं जिनको शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है, एक बार इसको ऊपर से आप देख जरूर लेना। अभी तक यूपीएससी ने कभी अपेंडिक्स में जाकर क्वेश्चन, अपेंडिक्स पर जाकर क्वेश्चन नहीं पूछा है। इंडिया के इनिशिएटिव्स की बात करें, ठीक है, इंडिया के इनिशिएटिव्स की बात करें, अब प्रपोजल क्वांटिटी ऑफ सीसम को लेकर बात हुई है। सीसम वही डलबर्जिया सीशु जिसे हम अपने घरों पे सीसम के नाम से बोलते हैं। यहां पर टार्टवाइज और फ्रेश वाटर टर्टल्स को लेके भी कुछ रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स लाए गए हैं, और साथ ही साथ यहां पर एवोरी मतलब जो हाथी होते हैं, जो हाथी के दांत होते हैं, उनको भी लेकर कुछ तरह के रेगुलेशन और कंट्रोल लाए गए। तो ये नई चीजें हैं जो इसके अंदर लाई गई हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहां लेके चलूंगा, भारत वैसे भी अगर हम बात करें तो माइक वगैरह का मेंबर रहा है, ठीक है, माइक वगैरह का मेंबर रहा है, माइक या ETIS जो आप जानते हैं, ठीक है, जो एलिफेंट वगैरह के कंजर्वेशन की बात करता है। शीशम को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि शीशम को लेकर साइट्स में बात हुई है, और ये मुझे लगता है कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2023 के प्रीलिम्स के लिए। शीशम एक डिसिडुअस ट्री है जिनकी पत्तियां गिरती हैं, इसकी हाइट लगभग 25 से 30 मीटर तक जाती है, ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है। इसके अलावा ये सदर्न ईरान और एरियाज में भी, सब हिमालयन ट्रैक में भी मिल जाता है। ओके, रावी से लेकर असम तक, है ना, पूरे के पूरे एरियाज में आपको मिल जाता है। ये अपेंडिक्स 2 के अंदर आता है कन्वेंशन के अंतर्गत। इसे रोजवुड या शीशम ट्री के नाम से भी जानते हैं। जनरली इसमें डार्क रेडिश टेबल्स, है ना, के बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बेड्स वगैरह बनाने के यूज़ किया जाता है, और ये पंजाब का स्टेट ट्री भी है, गॉट इट। शीशम के बारे में कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, दैट इज
इंपॉर्टेंट। इंडिया को अगर हम साइट्स के साथ जोड़कर चलें तो क्या क्या अपडेशंस आते हैं एक बार जरा देखिएगा। पहले बात बताऊं कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ अपेंडिक्स 3 अगर हम बात करें तो रेटिफिकेशन ऑफ साइट्स 1976 में इंडिया हैज लिस्टेड 39 टेक्सा इन अपेंडिक्स 3। तो भारत के पास 39 ऐसे टेक्सा एक स्पीसीज होती है, रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन का एक्चुअल में टेक्सा बोलते हैं, उसको अपेंडिक्स 3 के अंदर रखा गया। यहाँ पर माइक प्रोग्राम जो है मैंने अभी बोला था जो भारत में लाया गया है, माई मॉनिटरिंग फॉर द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स को लेकर, इसको भी हम लोगों ने अपनाया है भारत में। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज वगैरह है ना, उसके कंजर्वेशन के लिए भी हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है जो स्पेशली काम कर रहा है। ठीक है, ये भारत के रेफरेंस में है कि भारत किस तरीके से साइट को अपनाता है और उसके हिसाब से चलता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, साइट्स के साथ मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो साइट्स के लिए काम करती है भारत में, और जो डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन होता है, ठीक है, वही उसका पूरा का पूरा ऑथराइज्ड मेंबर है। यानी कहने का मतलब है मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर साइट्स इन इंडिया जो होता है वो डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन होता है, भारत सरकार। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट 5 अथॉरिटीज टू असिस्ट द साइट मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ साइट को पूरा करते हैं भारत में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, सेंटर मरीन फिशेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोचीन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, ये पांचों मिलकर भारत में साइट से जुड़े हुए जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हैं वो सारी चीज़ें करते हैं। और यही सरकार ने इन्हीं पांच एजेंसीज को, अथॉरिटीज को अपॉइंट किया है जो साइट्स की तरफ से काम करते हैं और नज़र रखते हैं। ठीक है, साइट्स है क्या? साइट्स के अगर बैकग्राउंड में जाते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो देश में जो गवर्नमेंट है उन गवर्नमेंट के बीच में किए गए हैं। 1963 में इसको अपनाया जाता है। ठीक है, ये IUCN की मीटिंग के अंतर्गत लाया गया था 1963 में। ये फाइनली 1973 में ये आता है, 1975 तक ये फोर्स में आता है। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल प्लांट्स को जो कि डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, यानी उनको बचाना, उनको रेस्ट्रिक्ट करना है, उनको नियम कानून के अंदर लाना है ताकि उनको हम इस पृथ्वी से ख़त्म ना होने दें। इनको एडमिनिस्ट्रेट करता है ना UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत साइट्स आता है पूरी तरह से, और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 184 मेंबर हैं जो इसके मेंबर्स हैं, कंट्रीज इसके मेंबर हैं। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जाएं तो ये पूरी तरह से लीगली बाइंडिंग है उन कंट्रीज के लिए जो इसको अपनाते हैं। ईच पार्टी हैज़ टू अडॉप्ट इट्स ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, तो ठीक है, हर कंट्री अपना नियम कानून अपने कंट्री में बनाता है। 184 पार्टीज हैव अ राइट टू अटेंड इट मीटिंग, और इसके अपने वोटिंग पावर भी इन्हीं कंट्रीज के हैं जो इसके पार्टीज मेंबर हैं। और स्पीसीज जो कवर्ड बाई साइट्स होते हैं उनको 3 अपेंडिक्स के अंदर रखा गया है। वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जिस हिसाब से हमें स्पीसीज या प्रजातियों की सुरक्षा करनी है उस हिसाब से अलग अलग अपेंडिसेस के अंदर इनको कवर किए गए हैं। अगला लिए चलते हैं आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन की तरफ। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से जुड़ा हुआ है, यानी POPs से जुड़ा हुआ है। यानी स्टॉकहोम कन्वेंशन का जो कीवर्ड है वो POPs है। ठीक है, देखिएगा 18वीं मीटिंग जो है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन की होती है, और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन की जो 18वीं मीटिंग होती है, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन जरा देखिएगा 18वीं नहीं, ये ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। पहले यहीं से चलते हैं। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है स्टॉकहोम, मतलब सबको करना ही करना है। 2001 में ओपन किया गया था, 2004 में चीज़ जो थी वो आई थी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ह्यूमन के हेल्थ को और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है अगेंस्ट स्पेशली परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यानी इस तरह के पॉल्यूटेंट, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, किसी जगह पर काफ़ी समय के लिए रहते हैं, वो हमारे लैंड के लिए, वाटर के थ्रू पूरे सिस्टम के लिए नुकसान हो सकते हैं, उनको हम POPs कहते हैं। 2006 में रेटिफाई हुआ था, इंडिया ने रेटिफाई किया था, अपनाया था। 186 इसके पार्टी मेंबर हैं। ठीक है, अदर की इंफॉर्मेशन में अगर हम जाएं तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे भारत में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने नोटिफाई किया था रेगुलेशन ऑफ POP रूल्स भारत के अंदर 2018 में, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पीछे के लेक्चर में, पीछे भी मैंने आपको बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। ये इसी के द्वारा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन और GAC की बात होती है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रीजल कमेटी की। ठीक है, अगर हम एनेक्सेस की बात करें स्टॉकहोम कन्वेंशन में, तो उसमें केमिकल्स को मेजर करने के हिसाब से अलग अलग लिस्ट ऑफ केमिकल बनाए गए हैं। इसमें 3 तरह के एनेक्सेस हैं जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। एक है
एनेक्स 1 के अंदर जिसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना है, खत्म कर देना है। एनेक्स बी के अंदर वो आते हैं जिनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जिनको रेस्ट्रिक्ट करके कंट्रोल किया गया है, उनके प्रोडक्शन वगैरह को नहीं होना है। और एनेक्स सी जो कि अनइंटेंशनल प्रोडक्शन है, गलत मतलब किसी अनइंटेंशनली तरीके से भी आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उन तीनों को यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। एनेक्स 1 एलिमिनेशन का सीधा मतलब है किसी चीज़ का प्रोडक्शन और यूज नहीं करना है इस तरह के हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस का। कुछ एग्जेप्शंस भले ही आपको दिए जाएंगे, वो डिपेंड करता है पार्टीज ने किस चीज़ों पर रजिस्टर्ड किया है। यानी स्टॉकहोम का आपको पता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर ही जैसे भारत के अंदर एक इशू हुआ था बहुत पहले, ध्यान नहीं आ रहा नाम, वो केरला वगैरह में जो एंडोसल्फान वगैरह के इश्यूज था, ठीक है। अब जैसे उससे वजह से काफ़ी लोग कैंसर हो गया, क्या हो गया, काजू के प्लांटेशन को, काजू को बचाने के लिए इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ें को ना परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट वगैरह भी कहते हैं, जिनको हमें बचाना होगा, जिनको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ों की लिस्ट भी इसके अंदर बनाई जाती है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन में देखिए कह रहे हैं प्रोडक्शन यूज इज लाइट ऑफ एनी एप्लीकेबल एक्सेप्टेबल पर्पसेस आर स्पेसिफिक कंजम्पशन। तो ये डिपेंड करेगा कि किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, इस पर भी काम करेगा। नेक्स्ट बी के अंदर ऐसी चीज़ों को लिखा गया, और सी के अंदर लिखा गया रिड्यूस द अनइंटेंशनल रिलीजेस विद द गोल ऑफ कंटेनिंग द मिनिमाइजिंग एंड विद द फिजिबल अल्टीमेट एलिमिनेशन, ठीक है। यानी जहाँ पर अगर ज़रूरत है वहाँ देखेंगे, लेकिन अनइंटेंशनल है ना, इंटेंशनली नहीं बनाना है, अनइंटेंशनल तरीके से भी अगर देखा जाए उन चीज़ों का प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए। रॉटरडम कन्वेंशन का जो कीवर्ड्स है, जो रॉटरडम कन्वेंशन का कीवर्ड है वो है PIC, यानी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सीधे एक लाइन में बताता हूँ, किसी एक कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में कुछ चीज़ें आप ले जाते हैं जो वहाँ के लिए खतरनाक हो सकती हैं, उसके लिए आपको पहले उसकी जानकारी देनी होगी। ओके जैसे मान लो कि इंडिया में एंडोसल्फान को लेके इशू हुआ है, तो एंडोसल्फान अगर मान लो फिर भी कोई कंट्री मांगता है तो आपको पहले उसकी सारी जानकारी देनी होगी, हमने कितने डोज को यहाँ यूज़ किया, कितने लेवल पे किया, किस हिसाब से डाला, उसके बाद क्या क्या नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें रॉटरडम कन्वेंशन के अंदर आती नहीं, तो यहाँ पर हो सकता है कि कंट्री अपने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए किसी इस तरह की चीज़ें किसी दूसरे कंट्री को देकर उससे उसको नुकसान पहुँचा दे। यहाँ तक कहते हैं कि उसके रैपर पर सारी चीज़ें उसके बॉटल पर और उसके जार पर लिखी होनी चाहिए। रॉटरडम कन्वेंशन का प्रोविजन यही है। देखिए PIC लेकर, जैसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को लेकर स्टॉकहोम की बात होती है, वैसे प्रायर इंफॉर्मेशन कंसेंट को लेकर रॉटरडम में बात होती है। ये कीवर्ड्स हैं जो आप रट लेंगे, आपके ऑप्शंस अपने आप टिक हो जाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ 2 हैजार्डस पेस्टिसाइड को लेकर यहाँ पे बात होती है, जिसके रिकमेंडेशन आते हैं प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर, जो कि न्यूज़ में रहता है। तो वहाँ पर आपको रॉटरडम कन्वेंशन आपके लिए करंट अफेयर्स का विषय बन जाता है, और वहाँ पर आइप्रोडियन और टर्बीफ्यूस को लेकर बात होती है। अब ये आइप्रोडियन और टर्बीफ्यूस क्या है, देखिए यहाँ पर केमिकल रिव्यू कमेटी होती है, 2 हैजार्डस पेस्टिसाइड को लेकर अपने सुझाव देती है। उनमें से एक आइप्रोडियन और तीसरा टर्बियोफॉस होता है। आइप्रोडियन एक तरह का फंजीसाइड है जो वाइन्स, फ्रूट्स और ट्रीज और वेजिटेबल्स में जनरली यूज किया जाता है, और जिससे वाइन्स, फ्रूट और ट्रीज वगैरह खराब ना हो, लेकिन ये कार्सिनोजेनिक होते हैं और साथ साथ रिप्रोडक्शन एबिलिटी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं टर्बियोफॉस की बात करें, सॉइल में यूज में लाया जाने वाला एक इंसेक्टिसाइड है, कीड़ों को मारता है, जनरली सारगम, मेज, बीट, पोटैटोज ऐसे पौधों के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब यहाँ मिट्टियों से वगैरह जब पॉन्ड्स वगैरह में जाते हैं, एक्वेटिक सिस्टम में जाते हैं, तो वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करते हैं। भारत के रेफरेंस से बात करें तो इस केमिकल्स को परमिट किया गया था 2015 में अनुपम वर्मा कमेटी रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो लास्टर एक्सपोर्ट होता है किसका, टर्बियोफॉस का, ठीक है। भारत के रेफरेंस में देखा जाए तो इंडिया में इसका यूज धड़ल्ले से हो रहा है, और ये अनुपम वर्मा कमेटी रिपोर्ट ने इसको 2015 में परमिट भी किया था। इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टर्बियोफॉस, देखेगा अच्छा खासा एक्सपोर्ट भारत करता है दूसरे कंट्रीज को। थोड़ा सा रॉटरडम कन्वेंशन के बारे में आपको बताने की कोशिश की गई है। इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है। रॉटरडम में लाया गया 1998 में, आने में फोर्स होते होते इसमें टाइम लगा, 2004 में जाकर ये फोर्स में आता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रायर इन्फॉर्मेशन कंसेंट है, यानी इन्फॉर्मेशन करना जरूरी उस तरह के हैजार्डस केमिकल, उस तरह की चीज़ों को, है ना। ट्रेड में जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। मेंबर 72 सिग्नेटरी मेंबर हैं, 165 पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है इसके अंदर, पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल, इन चीज़ों को कवर किया गया है जो सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड है, हमारे हेल्थ और इन्वायरमेंट के नुकसान पहुंचा सकते हैं। लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना ज़रूरी है कि इसके लिए केमिकल एक रिव्यू कमेटी होगी जो स्टैब्लिश की जाती है, और जो इन केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के फार्मूलेशन को, उनके इंग्रेडिएंट्स को चेक करती है, उसके बाद उसको ये कह लो परमिशन देती है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। प्रायर इन्फॉर्मेशन कंसेंट मैं आपको बता चुका हूँ, देते समय, डिसेमिनेट करते समय किसी इंपोर्टिंग पार्टीज़ को आपको सारे इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगे। ये पूरा का पूरा एक लेक्चर था, थोड़ा लेंदी था, फैक्चुअल डेटा ज़्यादा थे, लिटिल बिट बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, बोर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ कोई मनोरंजन करने नहीं आया हूँ, मैं सीरियस एस्पिरेंट को यूपीएससी की क्लासेस दे रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो चीज़ें हैं आपके लिए इतनी ही हैं जो यहाँ पर ज़रूरी हैं। फाइनली यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, ये टेलीग्राम का लिंक है जहाँ जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा ये फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम है, जहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये वो किताबें हैं जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ पढ़ने के लिए। अब तो इसके और नए 3rd एडिशंस भी आने वाली है, ठीक है, जो नए अपडेट्स के साथ फिर आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। अगर आप मेरे कोर्सेज़ को लेना चाहते हैं, अगर आपको स्टैटिक में दिक्कत है इन्वायरमेंट की क्लास सुनने के बाद, मेरी क्लास को करने के बाद, तो स्टैटिक क्लास को समझने के लिए, करंट के साथ जोड़ने के लिए आप पूर्वांचल ऐसे एप्लीकेशन पे जाकर इन कोर्सेज़ को डायरेक्ट ले सकते हैं, या स्कैन कोड को यूज़ करके आप सीधा पूर्वांचल ऐसे एप्लीकेशन पे पहुंच सकते हैं। वहाँ पर आपको ये कोर्सेज़ मिल जाते हैं। किस तरह की दिक्कत है, कुछ है, तो दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद। और थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। धन्यवाद।